गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हरियाणा जीके की क्लासेस हम पढ़ रहे थे। आज मुझे शाम को कहीं जाना पड़ा इसलिए क्लास नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। आज उसका टॉपिक वो कल वाला बचा हुआ आधा रह गया था वो पूरा करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आप लोगों को 57 की क्रांति पढ़ाई थी, तो 57 की क्रांति उठा के देखना, लगभग हर एचएसएससी के पेपर में, चाहे पुलिस का था हरियाणा का, टीचिंग का रहा या क्लेरिकल का रहा या ग्रुप डी का रहा, 57 की क्रांति का हर बार जिक्र आया है। इसलिए उसको ढंग से प्रिपेयर कर लेना। मैंने पूरी लिस्ट आपको सारी घटनाएं बहुत कहानी के रूप में कोशिश की थी समझाने की। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमने वो कितने ध्यान से सुनी होगी और कितना उसको किताब से तुम पढ़ोगे। एक बार पढ़ने से चीजें आधी अधूरी से समझ में आती हैं, जब वो कहानी बार बार तुम रिकॉल करोगे ना, तब सारे फैक्ट्स तुम्हें याद होंगे। लीडर्स जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि हर बार जितनी बार क्वेश्चन आए 90% लीडर्स पूछे गए कि जैसे अमीनुद्दीन कहाँ का था, या अकबर अली ने कहाँ का जिम्मा लिया था, या अहमद अली ने कहाँ, या नूर मोहम्मद खान ने कहाँ, ये सब नाम, या मौलवी साहब कहाँ पे संभाल रहे, सब कुछ तुम्हें आना चाहिए। उसी को जोड़ के फिर आगे हिस्ट्री को हम पढ़ और समझ पाएंगे, क्योंकि 57 की क्रांति के बाद आपके राज्य में कांग्रेस, आर्य समाज, इन सब की जड़ें मजबूत होती गई। तो अगर तुम्हें क्रांति समझ में आ गई होगी तो ही तुम्हें बहुत सारे व्यक्तित्व समझ में आएंगे, और आज उसी क्रांति के जुड़े व्यक्तित्व को भी हम आगे पढ़ेंगे। पर पहले, क्योंकि हमने एक टॉपिक अधूरा छोड़ दिया था, उस टॉपिक को करते हैं, फिर हिस्ट्री पे आएंगे। अब मैंने आपकी हिस्ट्री पढ़ानी स्टार्ट कर दी है। खनिज और ऊर्जा संसाधन, कल क्योंकि टाइम था तो हमने ऊर्जा संसाधन पढ़ लिया था, याद होगा ना, बिजली बनाने के तरीके हमने पढ़े थे। आपके यहाँ तापीय विद्युत है, यानी कि कोयले से बनने वाली बिजली, और कोयले के भी दो बताए थे, एक सेंट्रल कोल फील्ड वाले, एक महानदी वाले। आपके यहाँ 90% बिजली अगर कोयले से बनाई जाती है तो महानदी कोल फील्ड से उसका कोयला आता है। लेकिन आपकी एक प्रोजेक्ट जो कि आपका यमुना नगर में है, जिसका नाम क्या था, छोटू लाल, ये छोटू राम जी के नाम पर था, दीनबंधु छोटू राम ताप विद्युत योजना, जिसमें कि कोयला कहाँ से आ रहा था, रांची झारखंड से। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल कोल फील्ड अलग था महानदी वाले से। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। इसी का पोर्शन तो था वो ऊर्जा संसाधन। मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर भारत का पहला मेगा पावर प्रोजेक्ट खेदड़ या खेदार गांव में, हिसार में, किसके नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर। क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट 2010, 2011, 2012 में थे, जब आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा जी की सरकार थी। तो इसलिए जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, चाहे वो खेदड़ का था या वो झज्जर के, दोनों थे। दोनों कौन से? एक सुपर तापीय वाला, याद होगा ना, सुपर तापीय, अरावली सुपर तापीय, जिसका नाम था इंदिरा गांधी, और सुपर तापीय विद्युत जो प्रोजेक्ट था, और एक था महात्मा गांधी के नाम पर। इनकी क्षमता भी बहुत बार आती है। तो खेदड़ वाले की क्षमता या खेदार वाले की मेगा प्रोजेक्ट की क्षमता थी, जिसमें रिलायंस पैसा लगा रही थी, कितना, अगर आपको याद हो, 1200 मेगावाट। फिर इंदिरा गांधी सुपर तापीय थी, 1500 मेगावाट। और ये महात्मा गांधी वाली थी, 1320 मेगावाट। याद होनी चाहिए सबको ये। इसी तरह हमने देखा था पानीपत के आसन गांव में दो अलग अलग टाइम पर, एक 1979 में पहला फेज और 1989 में दूसरा फेज, दोनों की मिला के क्षमता 1367, ना याद रहे 1360 भी चल जाएगी। और जो हमने पढ़ा था ये दीनबंधु वाली, इसकी 600 मेगावाट थी। हमने सारी मेगावाट याद की थी। ये थी ताप से चलने वाली। फिर एक थी आपकी जो नाभिकीय ऊर्जा थी, टोहाना वाली, फतेहाबाद, ये फतेहाबाद वाली, टोहाना नहीं फतेहाबाद है, टोहाना फतेहाबाद में, लेकिन इसके लिए गांव था गोरखपुर। और बताया था कि ये 4 अलग अलग फेज होंगे, 700 700 700 700 मेगावाट, यानी कि 2800 मेगावाट की। और ये अभी प्रोजेक्ट 2014 में ही लॉन्च हुआ था। और इसको आप हरियाणा सरकार से नहीं, देश की सरकार इस पे काम कर रही है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी किसी राज्य की बपौती नहीं है, उस पर सारे देश का हक है। तो वो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर हमने देखा था गैस आधारित आपकी फरीदाबाद में 1500 मेगावाट की ना। और फिर हमने देखा था जल की सूक्ष्म में, एक तो ये दादूपुर नलवी वाली थी जो आपके यमुनानगर में थी, और एक आपने पढ़ा था सूक्ष्म जल विद्युत ककरोई में 300 मेगावाट, ये 300 किलोवाट की। मेगावाट तो बड़े थे, किलोवाट छोटे थे। वो 62 किलो मेगावाट का था पानी का, जो आपका दादूपुर वाला था। और ये सोनीपत की ककरोई वाली सूक्ष्म जो है, ये कितने की थी, 300 किलोवाट की। ठीक है, ये सब आपको खुद भी पढ़ने थे, मेरे पढ़ाने के अलावा खुद पढ़ना होता है। कल जो हमने टॉपिक किया था, जो मैं ये रिवाइज करा रही थी, ये ऊर्जा का था। आज हम खनिज पढ़ लेते हैं। खनिज के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, ताकि फिर ये आपको आसान दिखे। अब मैंने ना बहुत सारी चीजें तुम्हें पढ़ा दी हैं, इनको ढंग से पढ़ते भी रहना। हर एक टॉपिक वो है जो एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है। अब लगातार
लगातार मैं वही पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। खनिज के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, पिछले पेपर उठा के देखोगे ना, बहुत से प्रोजेक्ट्स के नाम पूछे गए हैं। आज हम बात करेंगे खनिज की। ऊर्जा हमने पढ़ लिया, खनिज यानी मिनरल्स। हरियाणा मिनरल्स में तो बहुत रिच नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ बहुत बढ़िया मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। आपके यहाँ बहुत बढ़िया मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, ये कॉमन सेंस है कि वहाँ पे मैदान होगा, और मैदान में मिनरल्स नहीं मिलते, मिनरल्स मिलते हैं पठारी इलाके में। तो आपका हरियाणा कोई पठारी इलाका तो है नहीं कि बहुतायत में मिनरल्स मिले। जो थोड़े बहुत मिनरल्स आपके यहाँ मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में, वो मेनली उस जिले में मिलते हैं जिसमें की खेती बहुत बढ़िया नहीं है। और आपके यहाँ खनन के नाम पर सिर्फ एक मेन जिला है जहां खनन थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसका नाम है एमजी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ खनन में नंबर 1 है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि महेंद्रगढ़ खेती में बहुत पीछे है, और महेंद्रगढ़ में मोटे अनाज पैदा होते हैं, कोई बहुत बढ़िया चावल या गेहूं बहुतायत में नहीं होता। तो हरियाणा कोई बहुत रिच स्टेट नहीं है। मिनरल्स की बात करें तो वैसे रिच स्टेट है, जीडीपी में बड़ा योगदान देता है, यहाँ खेती बहुत बढ़िया है, 70% आबादी हमारी खेती से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा उठा रही है। लेकिन आपकी खेती अच्छी होने के कारण आपका खनन कमजोर है। अब भाई दोनों चीजें तो एक साथ हो नहीं सकती। अगर मैदानी इलाका है तो खेती अच्छी होगी, जलोढ़ मिट्टी है तो, और अगर पठारी है तो खनन होगा, खेती नहीं होगी। तो अगर खेती में आप अच्छे हैं तो कॉमन सेंस है कि खनन आपका कमजोर मिलेगा। फिर भी खनन हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। आपका महेंद्रगढ़ है जिसको आप खनन में नंबर 1 मानते हैं, और जितने आपने अजीबोगरीब मिनरल्स के नाम सुने होंगे ना, वो सब अगर पूछे जाएंगे तो आपको कहना है जी हमारे तो महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। कुछ चीजें अलग हैं, जैसे लौह अयस्क है, महेंद्रगढ़ के अलावा भिवानी की तरफ एक पतली सी पट्टी मिलती है अल्प मात्रा में। मैग्नेटाइट, जो ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट सुने होंगे ना आपने, जो अपने ये ओर्स पढ़े होंगे, उसी में से तो लोहा निकलता है। तो ये अपना जो लोहा है बहुत अल्प मात्रा में, बहुत छोटी सी मात्रा में आपके भिवानी में पाया जाता है। ऐसे ही हरियाणा में सोना भी मिलता है। तुमने सुना नहीं होगा बहुतों ने, लेकिन सोना मिलता है। वो मिलता कहाँ है? अंबाला के नारायणगढ़ तहसील में ना, जो ये घग्गर और इसकी सहायक नदियां हैं ना, यमुना वगैरह, ये सब जितनी मतलब मेन नदियां हैं आपकी, अंबाला में तो मेन नदी ही है, उसके आसपास जो रेत लाती है नदियां, उस रेत में बहुत सारे मतलब कई बड़े क्वांटिटी में रेत को मापा जाएगा, तो उसमें चंद कोई ग्राम निकल आएगा, बहुत कम। मतलब आम आदमी को तो पता भी नहीं चलेगा कि वो इतना रिफाइन नहीं होता कि तुरंत सोना दिख जाए। तो आपके यहाँ सोना भी है कहने के लिए, भाई अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में। आपके यहाँ लोहा भी है कहने के लिए। आपके यहाँ स्लेट का पत्थर, जिसकी वर्ल्ड लेवल पर डिमांड है। स्लेट आपने बचपन में वो जमा घटा के लिए अगर यूज की होगी, स्लेट अपने यहाँ रेवाड़ी के कुंड गांव में फेमस है। आपके यहाँ चीका मिट्टी भी मिलती है, आपके यहाँ चीनी मिट्टी भी मिलती है। चीका मिट्टी तो मैंने मिट्टी में पढ़ाई होगी डाकर में। चीनी मिट्टी के लिए आपका गुड़गांव जाना जाता है, और आपके लोहे के लिए महेंद्रगढ़ भी है थोड़ा बहुत, और अल्प मात्रा में भिवानी भी है। आपके यहाँ शोरा भी मिलता है थोड़ा सा, आपके यहाँ सल्फर भी मिलता है, लेकिन बहुत कम है। इतने नहीं है कि क्या करें कि डंका बजता हो कि हरियाणा बहुत नंबर 1 है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए पढ़ के जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है नंबर 1 है वो है महेंद्रगढ़। बाकी आपके यहाँ 43% तो आपके यहाँ चूना जो पत्थर होता है ना, चूना पत्थर, ये और एक आधा और मिला के लगभग आधा तो आपके यहाँ ये खनन के नाम पे है। तो बहुत बढ़िया, कोई बहुत गहरी और भारी भरकम खदानें आपकी नहीं है, जैसी कि आपके पठारी इलाकों में रांची, झारखंड, बिहार, उड़ीसा इनमें मिलती हैं। लेकिन फिर भी जितना है उसी को पढ़ लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर पेपर में आए तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 2-4 इंपॉर्टेंट हैं जो ज्यादा अच्छे याद करने हैं, बाकी तो रीडिंग से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखें, खनिज संपदा की दृष्टि से हरियाणा अत्यधिक संपन्न राज्य नहीं है। पहली लाइन में लिख दिया कि आप बहुत रिच नहीं है खनन के मामले में। यहाँ फिर भी यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं स्लेट, मैंने अभी जिक्र किया। इंटरनेशनल लेवल पे आपके स्लेट का पत्थर जाता है, रेवाड़ी के कुंड से है, गुड़गांव में भी, महेंद्रगढ़ में, लेकिन रेवाड़ी का कुंड गांव फेमस है। ये शीशा नहीं है, सीसा लिखना चाहिए, सीसा, लेड जिसको सीसा, स, ये शादी वाला गलत लिखा है, स होना चाहिए। चूना पत्थर सबसे ज्यादा मिलता है आपके टोटल खनन की चीजों में, और 43% लगभग चूना पत्थर है। ये चूना पत्थर कहाँ मिलता है? अंबाला में भी है, ये आपके इसमें रोहतक के साइड में भी है, ये दक्षिण की तरफ भी है। पूरे हरियाणा के एक बड़े हिस्से में चूना पत्थर जगह जगह मिल जाएगा, कैल्शियम वाला। क्वार्ट्स भी मिलता है। चीनी मिट्टी आपकी पाई जाती है मेनली फरीदाबाद, गुड़गांव नंबर 1 पे टिक करना, चीनी मिट्टी जिसके बर्तन वगैरह बनते हैं। मैंगनीज मिलता है थोड़ा बहुत। अभ्रक तो
आपके इंडिया में नंबर 1 है, हर जगह रेत में मिल जाता है। संगमरमर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता, फिर भी पढ़ लेंगे कि संगमरमर थोड़ा बहुत जो मिलता है। लौह अयस्क मैंने बताया भिवानी में और महेंद्रगढ़ में। तांबा मिलता है थोड़ा बहुत, कैल्साइट मिलता है, काइनाइट जो आपने नाम कम सुने हैं ना वो सारे महेंद्रगढ़ के हैं। कैल्साइट, काइनाइट, वर्मीक्यूलाइट और एस्बेस्टस आदि हैं। तो ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुतायत में है, लेकिन थोड़े बहुत मिल गए जो उनका नाम लिख दिया कि भाई ये मिलते हैं। हरियाणा के अधिकतर खनिज कहाँ मिलते हैं? महेंद्रगढ़, इसी को खनन में नंबर 1 कहते हो, जिले में पाए जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पुराना है लेकिन फिर भी उसके अनुसार राज्य में कुल खदान जो है 119 हैं, जिनमें से 61 खानों में खनन का काम किया जा रहा है। तो 119, 120 भी याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 याद करोगे कि 120 हमारे यहाँ टोटल खदान हो सकती हैं जो कि सारी काम नहीं कर रही हैं, 60 लगभग उसमें से काम कर रही हैं। तो आधी कर लो, 120 में से 60 में खनन का काम चल रहा है। ठीक है, 60 120 जल्दी याद रहेगा। हरियाणा के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं जो आपके यहाँ थोड़े बहुत मिलते हैं? तो पहला है लौह अयस्क। लौह अयस्क मतलब लोहा। राज्य में लौह अयस्क की उपलब्धता अत्यल्प है। अत्यल्प मतलब अति, बहुत कम, अति अल्प है, ज्यादा कोई लोहे से भरा हुआ राज्य नहीं है आपका, अत्यल्प है, बहुत कम है। भिवानी में अल्प मात्रा में निम्न श्रेणी का, बहुत घटिया टाइप का लौह अयस्क पाया जाता है। कहाँ? आपके भिवानी में और महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ से मध्य श्रेणी, वहां तो बिल्कुल निम्न था, भिवानी में तो बहुत खराब है, ये फिर भी ठीक ठाक सा। मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट, सबसे बढ़िया तो हेमेटाइट होता है ना इसका बेस्ट जो है, फिर मैग्नेसाइट आपके मिल जाता है महेंद्रगढ़ में। और जो आपका भिवानी है वहां तो बहुत ही अल्प मात्रा में। तो मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के दक्षिण में एक बेल्ट है जहां से निकलता है, करौता, अंतरी, बिहारीपुर, धनकोरा। करौता धनकोरा याद कर लेना, करौता धनकोरा गांव के नाम है ये। करौता, अंतरी, बिहारीपुर, धनकोरा और धनौता, धनचोली, मोखुता, ये पट्टियां हैं। तो धनकोरा, धनौरा, धनकोरा, ये नाम ना 2-3 बार पढ़ोगे। धनौता, धनकोरा और करौता, ये पट्टियां हैं कि इनमें थोड़ा बहुत लोहा। ये कैसी क्वालिटी का है? मध्य का। निम्न का मिलता है आपके भिवानी में बहुत कम मात्रा में। तो भिवानी और महेंद्रगढ़ लौह अयस्क में। बेराइट जो इस तरह के हैं वो सिर्फ महेंद्रगढ़ में मिलेंगे मेनली। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में और थोड़ा सा पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों से और हिमाचल की सीमा के पास बेराइट का उत्खनन। मेनली जो तुम्हें लगे ना कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं है, तो वो सीधे टिक कर देना महेंद्रगढ़ में। तो ये महेंद्रगढ़ में है और थोड़ा सा पंचकुला जिले में, बाकी हिमाचल की सीमा के पास। अभ्रक आपका देश नंबर 1 है, माइका बोलते हैं इसको, MICA। महेंद्रगढ़ के नारनौल और गुड़गांव जिले से अभ्रक प्राप्त होता है। तो महेंद्रगढ़ से आपकी हर चीज मिल जाती है। चूना पत्थर ये काम का है। आपके टोटल हरियाणा में जितने खनिज हैं उसका 43% चूना पत्थर है। तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रतिशतता पूछें तो जैसे लोहा बहुत कम है, चूना पत्थर 43%। चूना पत्थर मुख्यतः राज्य के महेंद्रगढ़ में, ये इसमें तो हर चीज है ही है। फिर रोहतक में, ये इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगढ़ और रोहतक। रोहतक आप सोच नहीं पाओगे अगर आप पढ़ के नहीं गए। चूना पत्थर जो कि 43% है टोटल सारों का खनन में, वो आपके रोहतक में भी पाया जाता है और ज्यादा जगह मिलता होगा इसलिए 43% है। अगर अकेले महेंद्रगढ़ में मिलता तो 5-7% होता ना, 43% तो बड़ी चीज है। तो महेंद्रगढ़ में है, रोहतक में है, हिसार में है, पंचकुला में है और अंबाला में भी है। तो इससे आइडिया लगाओ कि ये उत्तरी क्षेत्र में भी है। अंबाला, पंचकुला उत्तरी क्षेत्र है, दक्षिण की तरफ भी है महेंद्रगढ़ में, और रोहतक, हिसार यानी मिड वाले हिस्से में भी है। तो इसीलिए ये 43% तक फैला है। कौन सी चीज आपकी? चूना पत्थर। ठीक है, ये याद रखना, चूना पत्थर 43% में आएगा। ये कहाँ कहाँ है? ये अंबाला, पंचकुला में भी है, ये रोहतक, हिसार में भी है, ये महेंद्रगढ़ में। तो अब दक्षिण की बेल्ट में भी है, मध्य की बेल्ट में भी और उत्तर की बेल्ट में भी, इसीलिए ज्यादा मिलता है ये। अंबाला जिले में नारायणगढ़ तहसील और पंचकुला की कालका तहसील से चूना पत्थर निकाला जाता है। तो पंचकुला में, अंबाला में, हिसार में, रोहतक में, महेंद्रगढ़ में, सारी बेल्ट में लगभग आपका चूना पत्थर, तभी 43% है। चीनी मिट्टी मैंने आपको बताया, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, मेनली गुड़गांव में बर्तन बनते हैं इसके। चीनी मिट्टी राज्य के गुड़गांव जिले में कासन, कासन एक गांव पड़ता है, तो चीनी मिट्टी कासन, चीनी और कासन, अलीपुर, नाथूपुर, नाथू है, नाथूपुर गांव के नाम है, आदि स्थानों पर, मेनली गुड़गांव। तो चीनी मिट्टी कहाँ मिलती है? गुड़गांव, जिससे कि बर्तन बनते हैं। ठीक है, मेवात जिले के इंद्री लिखा है ना, ये इंदौरी है, याद करो, नदी पढ़ी थी तुमने, इंदौरी बताया था ना, इंदौरी गांव के पास से निकलती एक फोर्ट हुआ करता था, वही है ये। तो मेवात के इंद्री या इंदौरी और फरीदाबाद के अनंगपुर, जो बांध पढ़ाया था तुम्हें, अनंगपुर डैम बताया था, अनंगपाल तोमर ने बनवाया था, ये बनवाया था 8वीं शताब्दी में और इसकी ऊंचाई
8 मीटर तक थी और ये ग्रेविटी डैम था, ये सब तुम्हें पढ़ाया हुआ है। वही अनंगपुर, यहाँ भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। इसका मतलब मेन तो है आपके गुड़गांव में, फिर साथ लगते हुए मेवात में भी है। गुड़गांव के नीचे की तरफ तो मेवात आ गया और इसके बिल्कुल साइड की तरफ आ गया आपका फरीदाबाद। तो यहाँ मिलती है फरीदाबाद में, मेवात में, लेकिन नंबर 1 पे क्या टिक करोगे? गुड़गांव में, नीचे की बेल्ट में। स्लेट का पत्थर रेवाड़ी के कुंड गांव का बेस्ट है, बहुत विदेशों में जाता है। स्लेट का पत्थर राज्य के गुड़गांव और महेंद्रगढ़ जिलों से प्राप्त किया था, लेकिन बेस्ट पूछेंगे तो रेवाड़ी के कुंड गांव से बेस्ट स्लेट का पत्थर मिलता है। स्लेट मिलेगी आपको इस बेल्ट में जो नीचे है, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। देखो गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी मेन है, कुंड गांव में। क्वार्ट्स या स्टफिक जो इस तरह के आए वो महेंद्रगढ़ में जाएंगे ही जाएंगे। महेंद्रगढ़ के अटेला गांव का नाम, मुसनौता, गोलवा, खालरा इन गांव में, और गुड़गांव के बदरपुर, मानेसर, नाथुपुर इन गांव में, फरीदाबाद के अनंगपुर क्षेत्र में। यानी फिर वही बेल्ट, कौन कौन सी? जिसमें महेंद्रगढ़ आ गया, जिसमें गुड़गांव आ गया, और जिसमें ये आपका फरीदाबाद आ गया, तो वही नीचे की बेल्ट, इसमें क्वार्ट्स मिलेगा। देखो ये रहा क्वार्ट्स, महेंद्रगढ़ तो आएगा ही आएगा। कैल्साइट आपने बहुत कॉमन नहीं सुना, महेंद्रगढ़ टिक कर देना। महेंद्रगढ़ के नारनौल तहसील में कैल्साइट पाया जाता है, सब मिनरल्स हैं ये। फेल्सपार महेंद्रगढ़ जिले के नांगल, फिर महेंद्रगढ़। धनकौरा अभी पढ़ रहे थे ना, लोहे की पट्टी में धनकौरा, धनौला लिखा हुआ था, वही। और गुड़गांव जिले के अलीपुर कासंड, कासंड में क्या पढ़ा था? चीनी मिट्टी, अभी पढ़ के आए हैं हम। आदि गांव में फेल्सपार पाया जाता है। तो इसका मतलब फेल्सपार महेंद्रगढ़ और गुड़गांव की तरफ है, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, यहाँ चीनी मिट्टी थी और यहाँ तो सारे के सारे थे। कायनाइट, कायनाइट कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ तो आएगा ही आएगा, नंबर 1 है महेंद्रगढ़ खनन में, तो महेंद्रगढ़ में है और मेवात में, उसी से लगती बेल्ट में होगा। नेक्स्ट है सोना, बताया ना अंबाला में जो रेत है, उस रेत में कोई कण मिलते हैं बहुत कम। अंबाला जिले में शिवालिक पहाड़ियों से बहकर आने वाली बरसाती नदियों के तलों में पाए जाने वाले रेत में सोना पाया जाता है। अब सुन के लग रहा है पता नहीं कितना सोना नदी में, लेकिन देखो कितना, क्वांटिटी देखना तुम। इसकी मात्रा 0.3 से लेकर 1.5 ग्राम, 1 ग्राम समझते हो? 10 ग्राम में 1 तोला बनता है, 1 तोले में एक अच्छी चेन भी नहीं बन पाती। तो आप खुद सोचो कि कितना सोना मिलेगा, बहुत ही कम। तो इतना 1.5 ग्राम सोना प्रति टन रेत, 1 टन रेत कितना होता होगा? कितने बड़े बर्तन में भरा जाए, किसी बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जाएगा 1 टन रेत, उसमें निकलेगा 1.5 ग्राम। 1.5 में तो अच्छी अंगूठी भी नहीं बन सकती, इतना सोना। तो आप देखो कितनी बड़ी मात्रा। कोई ऐसा तो है नहीं कि सोने के अंबार भरे पड़े हैं, वो तो गलती में थोड़ा बहुत मिल जाता है नारायणगढ़ तहसील में, अंबाला में सोना। कुछ अन्य खनिज, तो मोटे मोटे खनिज समझ में आ गए, सब चीजें। नंबर 1 महेंद्रगढ़। चूना पत्थर कहें तो महेंद्रगढ़ के हाथ याद कर लेना, आपका रोहतक भी है, ऊपर पंचकुला, अंबाला भी है, नीचे की तरफ फिर महेंद्रगढ़ तो है ही है, ठीक है। ऐसे ही याद कर लेना। इन्होंने कहा सोना तो अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में है। हमने देखा अगर पूछते हैं लौह अयस्क तो भिवानी में थोड़ा निम्न क्वालिटी का है, और आपके महेंद्रगढ़ में ये कनौलता और ये जो गांव थे धनकौरा वगैरह, इनमें बेल्ट है, वो कैसा है? मध्य श्रेणी का, ठीक है। अब ये कुछ अन्य खनिज बता रहे हैं जो फेमस हैं, तो देखो फेमस तुम्हें सारे पढ़े, अब तुम्हें थोड़े थोड़े समझ में आएंगे। चूना पत्थर अभी पढ़ा 43%, रवेदार चूना रोहतक में अलग से बता रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि महेंद्रगढ़ में तो है ही है, ये अंबाला पंचकुला में भी है, लेकिन मेन आप याद रखना जिसमें आपको रहेगा कि नहीं होगा वहां मिलेगा, रोहतक में। रोहतक इंपॉर्टेंट है। बजरी, सिलिका, कांच मिट्टी, अगर आया चीनी मिट्टी तो गुड़गांव, लेकिन अगर कांच मिट्टी आया तो फरीदाबाद। बजरी, सिलिका और कांच मिट्टी ये कहाँ जाएगी? फरीदाबाद में। धानु सिंह याद है 57 की क्रांति का फरीदाबाद का लीडर था, वहीं जाएगी ये कांच मिट्टी। अगर चीनी मिट्टी आई तो गुड़गांव, गुड़गांव के नीचे ही तो पड़ेगा फरीदाबाद। और अगर आ गया कांच मिट्टी, चीनी है तो गुड़गांव, चीनी और गुड़ याद कर लो ना, गुड़ू, गुड़ से तो गुरुग्राम, तो गुड़ गांव, पहले उसका नाम गुड़गांव भी तो था। गुड़ में चीनी मिट्टी जाएगी, और अगर कांच मिट्टी आ गई तो फरीदाबाद, ठीक है। फरीद के पैर में कांच लग गया, मैंने तो अपने टाइम में तो ऐसे ही याद किया था 4-5 साल पहले जब पढ़ाना शुरू किया, फरीद के पैर में कांच लग गया तो कांच मिट्टी फरीदाबाद, और गुरुग्राम गुड़ जैसी है तो चीनी मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हिलना पत्थर, आप सब जानते भी होंगे, फेमस है, इसको हम बोलते हैं डांसिंग स्टोन। लर्जा पत्थर या लचकदार पत्थर, कई इसके नाम हैं। ये मैंने देखा, एक बार सर लाए थे, घूमने गए थे वो उस तरफ, तो किसी स्टूडेंट ने दिया था। इस पत्थर की खासियत होती है, जैसे सर लाए थे, मैं आपको बताऊं तो लगभग इतना पत्थर था वो, इतना, और चौड़ा था ऐसे। तो जैसे उसको एक तरफ से पकड़ा ना इधर से, और उसको ऐसे हिलाया, तो पत्थर ऐसे सच में हिल रहा था, मतलब वो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा था। पत्थर को आप हिलाओ तो पत्थर थोड़ी हिलेगा, पत्थर पूरा ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन उस पत्थर का जिस हिस्से पे हाथ था वो नहीं हिल रहा था, उससे आगे
आप प्रेशर देते हैं ना उस पत्थर पे, तो पीछे का ऐसे कैसा रहेगा, आगे से ऐसे हिलेगा। लचकदार पत्थर था वो। पूरी धरती पर सिर्फ 3 तरफ पाया जाता है, एक यूएसए में, एक ब्राजील में, और एक आपके हरियाणा के सिर्फ एक इलाके में जिसका नाम है कल्याणा गांव। तो कल्याणा गांव में आपका हिलना पत्थर मिलता है, और पहले ये भिवानी में था, लेकिन अब ये चरखी दादरी का गांव है। इसी पत्थर को कहते हैं डांसिंग स्टोन। सच में ऐसा लगता है कि, और अच्छा उसको आप सोचो ना बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट नहीं है। आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान भी नहीं है, टूट जाता है वैसे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो। तो ये अजीब बात है कि वो ऐसे कैसे डांस करता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे उस पत्थर में। तो ये हिलना पत्थर है, हिलता रहता है ये। चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है। इसका दूसरा नाम है संग ए लर्जा। लरज होता है ना ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी, संग ए लर्जा, इसी को डांसिंग स्टोन बोलते हैं। तो इसके कई नाम हैं ये हिलना पत्थर के, चरखी दादरी कल्याणा गांव में। चीनी मिट्टी बता दिया गुड़ में होगी, तो चीनी मिट्टी और बालू कांच गुड़गांव। लेकिन अगर कांच वो आ गया तो ये वाली देखो, अभी ऊपर मिट्टी आई थी ना एक और, कांच मिट्टी। कांच फरीद के पैर में लगा था। बालू कांच और कांच मिट्टी अलग अलग है। कांच मिट्टी आया तो फरीदाबाद, लेकिन अगर बालू कांच आया तो गुड़गांव। चीनी मिट्टी भी गुड़गांव, और बालू कांच आया तो भी गुड़गांव, लेकिन कांच मिट्टी फरीदाबाद। एक जैसे लगेंगे ये सुनने में। डांसिंग स्टोन कल्याणा गांव कहाँ है, पहले भिवानी में था, अब चरखी दादरी में। कांच मिट्टी कहाँ जाएगी, चीनी मिट्टी कहाँ जाएगी। चीनी है तो गुड़ के साथ गुड़गांव में, और अगर कांच मिट्टी है तो फरीद के पैर में। लेकिन अगर बालू कांच आ गया तो फिर गुड़गांव में आएगा। ठीक है, गुड़गांव, ये ध्यान रखना। बालू कांच ये फंसा देगा पेपर में। कांच मिट्टी है तो फरीद के पैर में कांच लगा, बालू कांच है तो गुड़गांव में। सोना तो आप जानते ही उस रेत में मिलता है, अंबाला की नारायणगढ़ तहसील में। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, किचन में जैसे लोग अपने जो स्लैब्स लगवाते हैं वो ग्रेनाइट का पत्थर लगवाते हैं ज्यादातर लोग, या तो ब्लैक या ग्रीन या इस तरह का। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। आग्नेय चट्टान आप जानते होंगे प्राइमरी रॉक्स होती हैं, और पूरी धरती पर 75% चट्टानें आग्नेय हैं, जो बनी है जब कभी ज्वालामुखी निकले होंगे, फटे होंगे, उनमें से जो लावा निकला वो ठंडा हो गया, उससे चट्टानें बनी। पूरी धरती पर 75% आग्नेय चट्टान है। इन्हीं के टूटने से फिर बन जाती हैं अवसादी चट्टानें, और इनके रूप बदलने से बन जाती हैं कायांतरित चट्टानें। तो ग्रेनाइट आपके यहाँ, टंगस्टन जो बल्ब में यूज होता है, और सीसा और जिंक, ये 4 चीजें ध्यान से सुन लो। ग्रेनाइट, टंगस्टन, सीसा और जिंक, ये आपके भिवानी में मिलेगा। टंगस्टन, सीसा, जिंक और ग्रेनाइट, ये देखो भिवानी में, बहुत इंपॉर्टेंट। तोशाम, तोशाम में ना पहाड़ियां सी हैं। तोशाम की बारादरी मैंने आपको कई बार बताया था, 12 दरवाजे, एक सेंट्रल हॉल। तो ये तोशाम भिवानी में पड़ेगा। क्या क्या, टंगस्टन, सीसा, ग्रेफाइट, और एक क्या था, जिंक। ठीक है, जिंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यहाँ जिंक ज्यादा है नहीं। तो तोशाम में क्या क्या पड़ेगा भिवानी में, जिंक, ग्रेनाइट, और आपका ये टंगस्टन जो कि बल्ब में यूज होता है, और लेड जिसको आप बोलते हैं सीसा। ठीक है, तो 2-3 बार सुन लोगे ना फिर ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लेट का पत्थर, हम बार बार पढ़ रहे हैं स्लेट। रेवाड़ी के कुंड गांव में मिलती है, विदेशों तक निर्यात की जाती है। क्वार्ट्स महेंद्रगढ़ में है, अटेला गांव में। और शोरा बहुत इंपॉर्टेंट, हिसार में है। शोरा इसका यूज करते हैं, बम पटाखे बनाते हैं ना, तो उसमें इसका यूज करते हैं। शोरा हिसार में। ठीक है, अगर कोई पूछे टंगस्टन कहाँ है, सीसा कहाँ है, तो क्या टिक करके आओगे, सीसा और टंगस्टन के लिए भिवानी। सीसा, टंगस्टन, भिवानी। चीनी मिट्टी आ गई तो गुड़ के साथ गुड़गांव या गुरुग्राम। और अगर कांच मिट्टी आ गई तो कांच, तो किसके पैर में लगा था, फरीद। लेकिन बालू कांच आ गया तो गुड़गांव आएगा। ठीक है, स्लेट पत्थर कुंड में। क्वार्ट्स कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। शोरा हिसार, ये इंपॉर्टेंट है, शोरा हिसार में। इसको बॉम्ब्स और एक्सप्लोसिव्स में यूज करते हैं, बहुत शोर होता है ना बम जब भड़ाम से फटता है, तो हिसार में। शोरा हिसार। ठीक है, शोरा इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्स महेंद्रगढ़, स्लेट पत्थर रेवाड़ी का कुंड, ग्रेनाइट और टंगस्टन और सीसा और जिंक, चारों इंपॉर्टेंट। ग्रेनाइट, जिंक, टंगस्टन और सीसा कहाँ मिलेंगे, आपके भिवानी में। पहले भिवानी के कल्याणा गांव में हिलना पत्थर भी था, लेकिन अब कल्याणा गांव गिना जाता है चरखी दादरी में। ठीक है, सोना अंबाला की रेत में, चीनी मिट्टी गुड़ के साथ, और बालू कांच भी वहीं मिलेगा गुड़गांव में। अन्य नाम किसके हिलना पत्थर के, संगे लर्जा, लचक होती है ना, और डांसिंग स्टोन, चरखी दादरी कल्याणा। बजरी, सिलिका, कांच मिट्टी, कांच फरीद के पैर में, फरीदाबाद। चूना पत्थर, रवेदार चूना रोहतक में तो है ही है, बाकी बहुत सारी जगह है, महेंद्रगढ़ में भी होगा ही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चूना पत्थर 43%। शोरा, शोर कहाँ होता है, बॉम्ब्स में, एक्सप्लोसिव्स में, हिसार में। नेक्स्ट है बालू कांच। बालू कांच अभी पढ़ के तो आए, गुड़गांव में। बालू कांच सिकंदरपुर गांव का नाम है, बालू कांच। और अगर कांच मिट्टी आ गई तो
तो क्या टिक करोगे? फरीदाबाद। फरीद के पैर में कांच लगा था, लेकिन बालू कांच जहाँ चीनी मिट्टी है, यानी गुड़गांव, सिकंदरपुर गांव है। ग्रेफाइट पूछ लिया तो महेंद्रगढ़, और ग्रेनाइट पूछ लिया तो वो जो आग्नेय चट्टान वाला था, ग्रेनाइट, सीसा, जिंक और टंगस्टन कहाँ थे? चारों भिवानी में। शोरा कहाँ था? हिसार में। ये याद रखने पड़ते हैं, बार बार पढ़ के याद होते हैं ये, ठीक है। ग्रेनाइट आया तो अलग आंसर आएगा, ग्रेफाइट आया तो अलग आंसर है। ग्रेफाइट जो पेंसिल की लेड नहीं होती, पेंसिल जब हम छीलते हैं अंदर से जो उसकी निकलती है नोक, वो ग्रेफाइट होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मिलेगी आपको महेंद्रगढ़ में। और ग्रेनाइट पूछ लिया तो आग्नेय चट्टान जिसका पत्थर लगा होता है जगह जगह पर, आप किसी होटल्स रेस्टोरेंट्स में जाएं तो बहुत जगह ग्रेनाइट का पत्थर होता है, आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट, सीसा, जिंक और टंगस्टन जो बल्ब में यूज होता है, ये कहाँ पाए जाएंगे? भिवानी। क्या भिवानी में लौह अयस्क भी है? हाँ है, अल्प मात्रा में है, निम्न श्रेणी का, ठीक है। ये बार बार पढ़ोगे तब याद होंगे। प्रमुख खनिज और उनसे संबंधित जिले, सेम चीज बार बार लिखिए ताकि याद हो जाए। खनिज लौह अयस्क कहाँ मिला था आपके? अल्प मात्रा में भिवानी, और ठीक ठाक मध्य टाइप का मिला था महेंद्रगढ़ में। मैग्नेसाइट, लौह अयस्क मैग्नेसाइट भिवानी में और नारनौल में। बैराइट अलग सा नाम था ना, पढ़ रहे थे हम, तो ये कहाँ था बैराइट? महेंद्रगढ़ में, देख लो। अभ्रक नारनौल और गुड़गांव में। चूना पत्थर महेंद्रगढ़ में था और रोहतक में था। हिसार, पंचकुला, अंबाला, तभी तो पूरे हरियाणा का 43% है, ऊपर भी था पंचकुला अंबाला में, बीच में भी था हिसार रोहतक में, और नीचे भी था महेंद्रगढ़, पूरे हरियाणा में फैला, ऐसे ही हमने याद किया था। रवेदार चूना पत्थर अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक में भी है, ठीक है। चूना पत्थर अकेला आया तो और रवेदार आया तो, रवेदार में रोहतक को पहली प्रेफरेंस में रखना, रोहतक में रवेदार चूना पत्थर दोनों हैं, ये रवेदार क्रिस्टल्स हैं। अंबाला महेंद्रगढ़ में देखो ये भी तो थे ना, रोहतक में और टिक कर देना। चीनी मिट्टी गुड़ में मिलेगी तो गुड़गांव, थोड़ी बहुत फरीदाबाद में, मेन गुड़गांव में। स्लेट का पत्थर मेन कहाँ का था? कुंड का, कहाँ है वो? रेवाड़ी, लेकिन और जगह आसपास भी मिलेगा, तो महेंद्रगढ़ तो हर एक में आएगा, फरीदाबाद, गुड़गांव सारे आसपास तो देखो लिखा कुंड रेवाड़ी, वो मेन है कुंड रेवाड़ी। इसके बाद अगला क्या है? शोरा, जिसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। शोर किस में होता है? बॉम्ब और एक्सप्लोसिव्स में, और वो कहाँ था? हिसार में, है ना। तो शोरा जिसको साल्ट पीटर बोलते हैं, पेपर में साल्ट पीटर आ जाएगा, एक्सप्लोसिव्स में यूज होता है, हिसार मेन है। फिर भिवानी, सिरसा, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, लंबी लाइन लिख दी, लेकिन मेन क्या है? हिसार। क्वार्ट्स कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में। कांच पैर में लगा था फरीद के में, वो मेन है। कांच मिट्टी और कांच बालू, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कांच बालू लिखा है तो गुड़गांव, लेकिन अगर कांच मिट्टी लिखते तो मिट्टी, फिर पैर में ना कांच, मिट्टी में पैर में गड़ गया कांच, किसके? फरीद के, वो फरीदाबाद। बालू लिख दिया तो गुड़गांव, चीनी मिट्टी है तो भी गुड़गांव। तांबा कहाँ है? महेंद्रगढ़ में, तांबा, कॉपर। और जिंक कहाँ था आपका? भिवानी में। चार चीजें क्या क्या थी भिवानी में एक लंबी लाइन में? जिंक था, टंगस्टन था, सीसा था और ग्रेनाइट था, ठीक है। ग्रेफाइट नहीं था, वो नारनौल में था। ग्रेफाइट नारनौल में या महेंद्रगढ़ कह लो, और ग्रेनाइट, टंगस्टन, सीसा और एक जिंक, ये चारों कहाँ थे आपके? भिवानी में, ठीक है। तांबा है तो कॉपर महेंद्रगढ़ में। कैल्साइट और मैंगनीज, वर्मिक्यूलाइट, जो इस तरह के नाम है सारे महेंद्रगढ़ में। फेल्सपार महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में। सोना अंबाला की रेत में। ग्रेफाइट, फाइट नाइट अलग चीज है, वो चट्टान है। ग्रेफाइट जो पेंसिल का लेड वाला, ये महेंद्रगढ़ में। संगमरमर महेंद्रगढ़। टंगस्टन, सीसा, जस्ता, जस्ता मतलब जिंक, ये भिवानी में, ठीक है। और ग्रेनाइट भी भिवानी में, थोड़ा बहुत घटिया क्वालिटी का लोहा भी भिवानी में। और वो लचकदार पत्थर कहाँ था? पहले भिवानी, लेकिन अब वो गिना जाता है आपके किसमें? चरखी दादरी, कल्याणा। ये उन्हीं सबको मैप में दिखाया है, आपके पीडीएफ में मिल जाएगा, सब वही लिखा है जो मैप में समझा दिया मैंने, ठीक है। इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी है जो तुम्हें नहीं दिखेगी, पढ़ के बता दो। लचकीला बलुआ पत्थर, वही जो बताया, विश्व में 3 स्थानों पर, अमेरिका, यूएसए, ब्राजील और भारत में मिलता है। इसे डांसिंग स्टोन, लचकदार पत्थर और प्रकंपी, कंपन होता है ना, कांपता है, पकड़ोगे तो वहां से नहीं, आगे से ऐसे कांपेगा, हिलेगा, प्रकंपी, कंपन के कारण इसका नाम है प्रकंपी पत्थर। पेपर में आ जाए प्रकंपी पत्थर कहाँ है, लचकदार पत्थर कहाँ है, डांसिंग स्टोन, तो कल्याणा गांव, चरखी दादरी में। वर्ल्ड में सिर्फ 3 जगह है, यूएसए, ब्राजील और इंडिया के हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणा गांव में, ठीक है। हरियाणा में ऊर्जा तो मैंने कल आपको पढ़ाया ही था, ये तो मेन वो था ना। अच्छा, इसकी भी एक बार रीडिंग करा दूं, थोड़ा सा ये रह गया था, यहां से पढ़ा दिया था। इसके मैंने मेरे ख्याल प्रोजेक्ट्स पढ़ाए थे, ये पानीपत वाला। 2-4 बातें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में है, ये पता होनी चाहिए, ये बेसिक है, मतलब इसको तो मैं पढ़ा रीडिंग कर दूंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हरियाणा में बिजली जो बनती है
ये बिजली आपकी बनाने के साधन, हरियाणा में ऊर्जा संसाधन। देखो लास्ट हमने ये पढ़ा है अभी ये वाला, अब हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा मैंने कल आपको पूरा करा दिया, लेकिन एक बेस जो था, कल तो सीधे प्रोजेक्ट पढ़ाए थे ना, बेस में था कि भैया हरियाणा में किस किस चीज से बिजली बनती है। कल हमने सारे प्रोजेक्ट पढ़े, आज उसके बेस की बात करते हैं। जैसे हरियाणा में बिजली बनाता कौन है? कोई कंपनी है, सरकार बनाती है। फिर क्या बिजली जहां से बनती है वहीं से बांट देते हैं, या इसके लिए कोई निगम बनाया गया? तो हरियाणा बिजली उत्पादन के लिए एक काम कर रहा है, और हरियाणा बिजली प्रसारण और वितरण के लिए दूसरा काम कर रहा है। दो अलग कंपनीज में डिवीजन है। पहले हरियाणा का सारा काम एक अकेला दिखता था, जो राज्य का बिजली निगम था। फिर उसका डिवीजन कर दिया कि भाई काम बांट लो, एक का काम बिजली उत्पादन का और एक का बिजली वितरण का और प्रसारण का। फिर उनके भी हेडक्वार्टर बना दिए कि एक उत्तरी हरियाणा को देखेगा और एक दक्षिणी हरियाणा को, और फिर उनके हेडक्वार्टर्स अलग अलग कर दिए, किसी का पंचकुला में, किसी का हिसार में, किसी का गुड़गांव में। ठीक है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए। 1967 जब आपका राज्य बना, तुरंत आपको बिजली तो तभी चाहिए थी ना, 67 में इसके ऊपर काम हो गया। फिर जाके 1997-98 में इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा इसको बढ़िया करने के लिए काम हुआ। फिर 99 में इसके ऊपर अधिनियम वगैरह आए, और बहुत सारी चीजें, जैसे उत्तरी हरियाणा बिजली निगम बन गया, दक्षिणी हरियाणा बन गया। बहुत सारी चीजें आपके टाइम के अनुसार बदलती चली गई, तो उनको हम फैक्ट्स के माध्यम से देख लें। हरियाणा राज्य अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तापीय मतलब कोयले वाली, जो मैंने कल पढ़ाई, और विद्युत मतलब बिजली वाली, जल विद्युत पानी वाली, तो कोयले वाली और पानी वाली विद्युत संसाधनों पर निर्भर है। इनसे बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है न्यूक्लियर का। फिर हम करते क्यों नहीं? क्योंकि उसमें डर है, अगर वो लीक हो गई ना तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। आर्थिक सर्वेक्षण 18-19, ये पुरानी बातें हो गई हैं। इतने मेगावाट चाहिए, जिनमें से 27-92 ये हम खुद अपने आप केंद्र से, और इतने से स्वामित्व जो संयुक्त है, मतलब ये मिलके सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ आपकी निजी संस्थाएं हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे थे ये अपना खेदर वाली को पढ़ रहे थे ना, रिलायंस, फिर झज्जर भी में पैसा लगा रहा है रिलायंस, उस तरह की चीजें। तो मिक्सचर है, मतलब कुछ सरकारी है और किसी में आपका निजी पैसा लगा हुआ है। ये काम का पॉइंट है। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना 1967 को की गई थी, 3 मई। आपका हरियाणा बना 66 में, अगले ही साल के स्टार्टिंग में, क्योंकि नवंबर में बना ना, आपने 5-6 महीने के अंदर अंदर अपना भैया ये हमारा बिजली का मेन एक डिपार्टमेंट देखने वाला एक विभाग बना दिया, हरियाणा विद्युत बोर्ड बना दिया। भाई इसका काम, जैसे HBSC है ना, भाई आपके पेपरों को देखता है, बोर्ड है स्कूल के लिए, ऐसे बिजली बोर्ड बना दिया, बिजली बोर्ड, हरियाणा विद्युत बोर्ड। तो बिजली बोर्ड का नाम है ये आपके का, और ये 1967 में मई में बना दिया था। ठीक है, सन पूछ लेते हैं बहुत बार। हरियाणा नवंबर 1970 में, आप अच्छी तरह जानते हो, आपका देश में पहला नंबर है हर गांव तक बिजली पहुंचाने में। हमसे पहले किसी ने हर गांव में नहीं पहुंचाई। होगा कोई बहुत अमीर राज्य, कोई बड़ा राज्य, कोई खास राज्य, पढ़ा लिखा राज्य, लेकिन सबसे पहले हर गांव तक बिजली पहुंचाने का श्रेय हमें जाता है। 1970 में बंसीलाल जी आपके CM थे, इंदिरा गांधी खुद आई थी हमारे करनाल के नीसिंग ब्लॉक में, और यहाँ से दूरदर्शन पे उन्होंने कहा था कि हरियाणा ये वो जगह है जिसने पूरे देश में एक रिकॉर्ड बनाया, फर्स्ट स्टेट जिसके हर गांव में बिजली के खंभे गड़े थे और बिजली पहुंची थी। आई नहीं वो अलग बात है, बाद में आनी बंद हो गई थी, लेकिन हर गांव तक बिजली पहुंचा दी थी। ठीक है, तो 67 में तो आपका बिजली बोर्ड बन रहा था, और सिर्फ कुछ दिन बाद देखो, ये देखो 67 से 70 महज 3 साल, नवंबर 1970 में प्रदेश के सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इस उपलब्धि को तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल के कार्यकाल में पूरा किया गया। तो 66 के नवंबर में आप अलग हुए, 67 के मई में आपने अपना विद्युत बोर्ड बनाया, और महज 3 साल के अंदर अंदर 70 में नवंबर में आप 100% गांव तक बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गए। ठीक है, इंदिरा गांधी आई थी बात बताने। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, फिर अब हर चीज में सुधार चाहिए ना, धीरे धीरे चीजों को बदलना पड़ता है, तो हरियाणा विद्युत सुधार के लिए कानून लाया आप, और आपने इस डिपार्टमेंट को थोड़ा बेहतर बनाया। कैसे? 1997 में। कब आपका ये डिपार्टमेंट बना था? 67 में। 77, 87, 97, 30 साल में तो चीजें बदल जाती है ना, तो 30 साल बाद 67 में डिपार्टमेंट, 97 में आपने विद्युत सुधार एक कानून बनाया। उसके अंतर्गत राज्य बिजली बोर्ड का विभाजन 2 हिस्सों में कर दिया। पहला भाग हरियाणा बिजली उत्पादन करेगा निगम लिमिटेड, जिसका काम राज्य के ताप मतलब कोयला और जल विद्युत संयंत्रों का रख रखाव, भाई तू देखेगा इनकी मेंटेनेंस, यहाँ कैसे बिजली बनेगी। और दूसरा भाग बिजली बनाने के बाद बेचना बांटना, इसका काम देखेगा। तो द्वितीय भाग हरियाणा बिजली प्रसारण, प्रसारण होता है फैलाना, तो एक हरियाणा बिजली उत्पादन और एक हरियाणा बिजली प्रसारण, 2 डिपार्टमेंट 30 साल बाद बना दिए। बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड है, जिसका कार्य विद्युत
विद्युत का प्रसारण और वितरण करना है। ये रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। हरियाणा बना 66 में, 67 में आपने हरियाणा विद्युत बोर्ड या बिजली बोर्ड याद कर लो, बिजली बोर्ड बना दिया। उसमें फिर आपने 30 साल ठीक ठाक काम किया, जरूरतें बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, गांव बढ़े, आबादी बढ़ी, तो बिजली को एक जगह से कंट्रोल करना मुश्किल हुआ। तो आपने 30 साल बाद यानी 67 के 30 साल बाद 1997 में आपने एक अधिनियम बनाया, एक कानून टाइप बना लिया कि भाई दो हिस्से काम करेंगे। एक का काम होगा बिजली उत्पादन का, भाई रख रखाव ठीक है कि नहीं, टाइम पे कोयला आया कि नहीं आया, कोई मशीन तो नहीं खराब हो गई। और दूसरे का काम होगा बनी हुई बिजली को वितरण बांटना, कि इस इलाके में इतनी बिजली, इस इलाके में इतनी, ये सब देखना। तो रटने की जरूरत नहीं ना, 66 में आप बने, 67 में आपके बिजली का विभाग बना और 30 साल बाद उसका दो भागों में हिस्सा बट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। हरियाणा सरकार ने, अब देखो कब हो रहा था वो, 97, अब लगातार काम करेंगे फिर हर साल बेहतर। 1998, 97 में तो दो हिस्से बनाए, अब 1998 को विद्युत विनियंत्रक आयोग, यानी जो बिजली पे भी नियंत्रण रखे, बिजली के ऊपर भी थोड़ा एक होता ना भाई कंट्रोल हो, तो पता तो चले कि कहाँ क्या हो रहा है। तो 1967 में डिपार्टमेंट बना, 30 साल बाद आपने दो हिस्से बनाए, फिर आपने कहा इस पर नियंत्रण भी होना चाहिए, तो बिजली या विद्युत विनियंत्रक बोर्ड बना दिया आपने, आयोग बना दिया। कब? 1998 में। 30 साल के बाद काम करके फिर आपने और बेहतर किया। राज्य में बिजली के सफलतापूर्वक वितरण का काम तो एक कर रहा था ना, उसके लिए फिर आपने अगले साल 1999 में दो विद्युत वितरण कंपनी, आपने कहा भाई एक नहीं बांट पा रही, दो बना दो, एक उत्तरी हरियाणा को बांटेगी, एक दक्षिणी हरियाणा को। तो दो विद्युत वितरण कंपनियों के रूप में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना की गई। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है इसको अगर समझोगे तो। 1966 में हरियाणा बनता है, 67 में आपका हरियाणा विद्युत आयोग बन गया, उसने 30 साल तक काम किया। 67 से 30 साल बाद 97 में उसने अपने डिपार्टमेंट को दो हिस्सों में बांट दिया, भाई एक बिजली बनाएगा और एक बिजली बेचेगा, मतलब आगे भेजेगा। ठीक है, 1997। 98 में उसने क्या किया, एक भाई इन पे नियंत्रण रखो, एक आयोग बना दो, हर चीज को सिस्टम से करेंगे। 1998। अगले साल 1999 में क्या बोले, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण अलग देखेगा और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण अलग, ताकि कोई चिकचिकबाजी ना रहे, काम का जितना डिवीजन होगा उतना फायदा। तो पेपर में आ जाए कि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिणी कब बने, तो 1999 में। 98 में क्या हुआ, आपका विनियंत्रक आयोग बना। और 97 में क्या हुआ था, दो हिस्से, एक बनाने वाले और एक भेजने वाले। ठीक है, नेक्स्ट। हरियाणा में ऊर्जा के स्रोत, तो हरियाणा में ऊर्जा के हर जगह दो ही स्रोत होते हैं, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब जो सदियों से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत जो हम नहीं यूज करते पर करने चाहिए, सोलर एनर्जी और ये अपना जो है ना पवन ऊर्जा वाले, ये हम यूज नहीं करते। यूज ज्यादा क्या करते हैं हमेशा से, कोयला और पानी, ये सदा से चलते आ रहे हैं। तो ऊर्जा संसाधनों के दो भाग हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका भंडार पृथ्वी पर सीमित है, आप परंपरा चलाए जा रहे हैं, आपने सारा खर्च कर डाला। ये ऊर्जा स्रोत भविष्य में समाप्त हो सकते हैं क्योंकि इनका उपयोग मानव लंबे समय से कर रहा है, तभी तो परंपरा चला रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तो एक लिमिट के हैं ना, हो जाएंगे खत्म। परंपरागत ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को दो भागों में, एक तापीय ऊर्जा जो कोयले वाली है और एक जल विद्युत, आप मेनली यही यूज करते हैं, विभाजित किया गया। ये प्रोजेक्ट जो मैंने कल पढ़ाए थे उनको मैप में दिखाया, आप पीडीएफ में देखना, आपको समझ में आएगा। कल मैंने ये सारा पढ़ाई दिया, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, आसन गांव 1367, ये पूरा पढ़ाया था कल। ठीक है, अब देखो लास्ट जो हमने पढ़ा था ये भी पढ़ा दिया, न्यूक्लियर पावर भी कल पढ़ाया था, सौर ऊर्जा भूतकला वाला पढ़ाया था, पवन ऊर्जा पढ़ाया था पहाड़ियों में, पार्क योजना बताया था कि 20 ऐसे गांव और ये ऐसे कॉलेजेस और ये सब हैं। ऊर्जा पुरस्कार बस लास्ट आ गया, इसमें कुछ खास है ही नहीं। ऊर्जा पुरस्कार क्या है, अगर कोई बहुत अच्छी बिजली की बचत करे, कोई इस तरह का कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ अच्छा करके दिखाए तो उनके लिए पुरस्कार है। अब इतने पुराने जो है 2002 वाले रीडिंग बेशक करना, ये आने नहीं वाले। ठीक है, एक बता देती हूँ, फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन को प्रशंसनीय उत्पादकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पुराना टाइम 20 साल पहले। ठीक है, इसके बाद ऐसे बहुत सारे आपके थर्मल पावर स्टेशन हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग काम करें। अब देखो ये काम के पॉइंट शुरू हो गए, अब आपको निचोड़ समझ में आ गया कि आपके पावर प्लांट्स कहाँ हैं, आपके ऊर्जा के साधन क्या हैं और आपके खनिज कहाँ से कैसे मिलते हैं। तो अब उसका निचोड़ है, खनिज और ऊर्जा दोनों पढ़ लिए ना। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुल खनिज का 43% चूना पत्थर और कंकर मिलता है। कहाँ है आपका चूना पत्थर बताना, अंबाला, पंचकुला, रोहतक, हिसार और महेंद्रगढ़,
तो पूरे हरियाणा में फैला हुआ है 43% चूना पत्थर। ठीक है, रवेदार चूना पूछेंगे तो मेनली रोहतक में। सीमेंट कारखाना लगा था आपके चरखी दादरी में, बहुत पहले सीमेंट कारखाना, अब तो 30-35 सालों से बंद पड़ा है। सीमेंट कारखाना चरखी दादरी में लगाया गया था, जो अब बंद हो गए। सूरजपुर को काट देना है, चरखी दादरी। ठीक है, गुड़गांव और मेवात में खारा पानी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की नदियां राजस्थान की लूनी नदी की भांति आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आपने नदियों का टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ा था, साहिबी, इंदौरी, याद है, कसौती या ये कृष्णावती और दोहान, 4 ही तो नदियां थी। अब इन नदियों में साहिबी सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बाकी सारी अपना नाले के रूप में जा जाके पानी किसमें गिराती थी, साहिबी में। उसी साहिबी में 1977 में बाढ़ भी आई थी, जिसके लिए एक बांध बनाया था, मसानी बांध, मसानी गांव रेवाड़ी में 1989 में। ठीक है, तो सारी नदियां, क्योंकि पानी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। राजस्थान की जैसे लूनी है ना, लवण नदी, इस टाइप का नेचर है आपके साउथ की नदियों का। ऐसा खनिज जल जिसमें सल्फर, आपको पता होगा सोहना में गर्म पानी का कुंड है, एक झरना है जिसमें हमेशा गर्म पानी निकलता है। और सोहना क्यों, ये तो देश में बहुत सारे हैं। मनाली में जहाँ बिल्कुल बर्फ इतनी ज्यादा पड़ रही है ना इस टाइम, वहां एक ऐसा झरना है कि जिसमें आदमी अगर उसके नीचे घुस जाए ना, तो इस टाइम पे इतनी ठंड में वहां उसकी स्किन जल जाए, इतना गर्म पानी है। मतलब उसमें घुसते हुए लगता है कि इतनी गर्म पानी निकलता कैसे है। पानी नेचुरल तरीके से गर्म कैसे हो जाता है, जिस पानी में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है ना, वो नेचुरल गर्म होता है। जितनी ज्यादा सल्फर की मात्रा होगी उतना पानी की गर्माहट बढ़ती जाएगी, और इतना गर्म होता है कि स्किन जलने को हो जाती है। तो ये गर्माहट का कारण है सल्फर। कहते हैं चर्म रोग, जो स्किन डिसऑर्डर है ना, कोई स्किन में हाथ पैर में कुछ भी दाद, खाज, खुजली टाइप की चीज, ये ठीक हो जाते हैं अगर लगातार में इनको सल्फर युक्त पानी अगर नहाने के लिए यूज किया जाए। तो बहुत लोग, ये मान्यता है तो सोहना में कि कोई भी स्किन डिजीज हो वहां चले जाओ, वहां ठीक हो जाएगी। ऐसा खनिज जल जिसमें सल्फर की वजह से गर्म जल पाया जाता है, आपके सोहना में है, गुड़गांव में। तो सोहना में गर्म पानी का झरना है, सोहना कुंड कहते हैं इसको। ये देखो लिखा, अन्य नाम सोहना कुंड, इसको शिव कुंड भी कहते हैं और शिला कुंड भी। तो पूछ लें एग्जाम में, शिला कुंड कहाँ है हरियाणा में, तो सोहना। शिव कुंड कह लो, शिला कुंड कह लो, सोहना कुंड कह लो, गर्म पानी का झरना कह लो। इसका कारण क्या है, पानी में सल्फर की मात्रा। कौन सी डिजीज ठीक हो जाती है, स्किन डिजीज। ठीक है, जैव ईंधन का केंद्र आपके कुरुक्षेत्र में स्थित है। अक्षय ऊर्जा हरेड़ा, हरेड़ा सुना है आपने, हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। HA मतलब हरियाणा, R मतलब रीन्यू, जो दोबारा से नई बन सके, रीन्यूएबल, रेन्यूएबल मतलब इकट्ठा बोलते हैं, इसका मतलब री दोबारा, न्यू नई, एबल बन सके, जिनमें लायकियत हो कि दोबारा, यानी कि पानी है दोबारा हो सकता है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। पेट्रोल दोबारा थोड़ी बनेगा जल्दी, ये तो करोड़ों साल फिर पकड़ेगा, फिर ऐसी हजारों साल में जाके कभी बनेगा, हजारों लाखों पता नहीं कितने साल लग जाएं। तो वो नॉन रिन्यूएबल है, वो दोबारा से रिन्यू नहीं होगा जल्दी। लेकिन हवा है, पानी है, गोबर है, ये तो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो हरेड़ा का मतलब है हरियाणा, HA, R रिन्यूएबल, E एनर्जी, D डेवलपमेंट, A एजेंसी। ये कह रहे हैं हरियाणा में रिन्यूएबल, जो दोबारा से उत्पादित हो सके, ऐसे एनर्जी की डेवलपमेंट करने की एजेंसी। हरेड़ा पेपर में आएगा, हरेड़ा किससे संबंधित है, कई लोग सोचेंगे हरेड़ा दाल जैसा नाम लग रहा है, हरड़ की एक दाल होती है ना। हरेड़ा का मतलब हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी जो दोबारा से रिन्यू हो सकें ऐसे एनर्जी के साधनों को डेवलप करने के लिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो बेसिक बिल्कुल चीजें ना जो कि फ्री में मिली हुई हैं, उसके लिए। ये कहाँ है, पंचकुला में। कब बनी, 1997। आपकी बिजली वाला 1967 में बना था ना, उसके 30 साल बाद आपने सोचा कि यार ये तो बिजली ताप वाली तो खत्म हो जाएगी, तो आपने हरेड़ा का निर्माण किया कि हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, और 30 साल बाद ही आपने क्या किया था कि भैया एक बिजली बनाने पे काम कर लो, एक बिजली को बांटने पे काम कर लो। फिर आपने अगले साल 98 में विनियंत्रक आयोग बनाया था, और फिर 99 में आपने कहा उत्तरी हरियाणा की बिजली अलग बांटेगा और दक्षिणी हरियाणा की अलग बांटेगा। ठीक है, चलिए 3 मई 1967 को राज्य विद्युत बोर्ड, जो तुम्हें याद होना चाहिए अब, का गठन, और अगस्त 1988 को पुनर्गठन हुआ। 1988 को 19 इसको क्या बना लोगे, 67 90, अच्छा पुनर्गठन लिखा है, ठीक है, लेकिन ये इसका सन ठीक कर देना, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है। 2 भाग थे ना, हरियाणा बिजली उत्पादन और बिजली संप्रेषण। ये संप्रेषण नहीं आना चाहिए, बिजली बांटने को संप्रेषण होता है कम्युनिकेट करना, थोड़ा सा शब्द गलत कर दिया, बिजली वितरण लिखना चाहिए। वितरण होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन। संप्रेषण होता है जैसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ अपनी बात तुम तक, तो ये वर्ड ठीक कर लेना, वितरण। ये 30 साल बाद बटे थे, 67 से 77, 87, 97, इसको ठीक कर लेना, 97 में ये हुआ था। ठीक है, टाइपिस्ट इतनी गलती कर सकते हैं।
हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में बना कि बिजली और ये सब चीजें कैसे बचाई जाएं, पर 2 जुलाई 2003 को लागू। पूछेंगे ऊर्जा संरक्षण के लिए अधिनियम कब लागू हुआ? 2003 में। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL, अगर तुम्हें याद हो कल हमने देखा था हमारा एक प्रोजेक्ट NTPC इंद्रप्रस्थ से प्रभावित था, NTPC से और HPGCL से, तो यही तो है वो। इसका मतलब क्या है? हरियाणा PGCL, इसका मतलब हरियाणा में एक ऐसा कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसका काम है बिजली बनाना, तो पावर जनरेशन। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL। ऐसे ही था इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इन सब ने मिलकर, याद करो, तुम्हारे यहाँ झज्जर में एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसका नाम था अरावली, जिसको अपने इंदिरा गांधी का भी नाम दिया था और जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी थी? 1500 मेगावाट। ठीक है, वही है ये। तो हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1997। वही तो था ना, जब दो हिस्से बटे थे, एक उत्पादन करेगा और एक वितरण करेगा। ये हरियाणा विद्युत बोर्ड के 30 साल बाद हुआ था। और फिर उत्तरी और दक्षिणी वाला 1999 में, 98 में विनियंत्रक आयोग बनाया था। ठीक है, तो अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, अब सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ये प्रश्नोत्तर हैं, इनको कर लेना। अब आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से हर बार क्वेश्चंस आए हैं, खनिज और ऊर्जा, अच्छी तरह से समझ लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सेल्फ से भी पढ़ें, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा दिया, लेकिन आपकी समझ में तब आएगा जब आप खुद इसको पढ़ोगे 2-3 बार। 2-3 क्या, 5-6 बार पढ़ना पड़ता है टॉपिक, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। चलो, हमने कल हिस्ट्री शुरू की थी, हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में, और 57 की क्रांति की हमने बात की थी, है ना। 57 की क्रांति जरूर याद कर लेना, लीडर्स हर बार आते हैं वो। जैसे अकबर अली कहाँ का था, अहमद अली कहाँ का था, अमीनुद्दीन कहाँ का था, और अब्दुल रहमान, अब्दुल सम्मद कहाँ के थे, हुकुम सिंह जैन कहाँ के थे, और जैसे नवाब जो थे, पूछ लेंगे कोई भी, रानिया का कौन था? नूर मोहम्मद खान। तो नवाब कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, या कोटलैंड के कहाँ लेके अपनी फौज गया था, या शावर्स कहाँ गया था, या जो ये फोर्ड था इसने कहाँ कोशिश की थी। तो ये सब हमें याद करने हैं। कल मैंने एक एक के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया था, अब पढ़ना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में भारत का स्वाधीनता संग्राम। धीरे धीरे ना मैंने तुम लोगों की हरियाणा की हिस्ट्री शुरू कर दी है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लोगों को टफ लगती है। एक साथ सारी पढ़ाऊंगी तो तुम्हें बहुत सारी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं कहीं कहीं से टॉपिक जोड़ के, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। जैसे अगर मैं शुरू से कहूँ कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 15 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो फिर तुम्हें अपने आप बोरियत फील होगी। कल हमने वैसे ही 57 की क्रांति पढ़ ली, अगर तुमने पढ़ ली होगी तो बहुत आसान थी, इंटरेस्टिंग भी है। ऐसे ही आज अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का। ऐसा नहीं कि कल भी हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, कल कुछ और इसमें से मिक्स करा दूंगी ताकि चीजें क्लियर होती चली जाएं। पर पहले ये वाला टॉपिक पूरा करेंगे, चाहे इसमें 1 दिन लगे चाहे 2 दिन। कल मेरी क्लास नहीं होगी, अब मेरी क्लास 2-3 दिन नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए मैं लंबी क्लासेस ले रही हूँ, ताकि तुम फिर 2-3 दिन अपने आप इसको पढ़ सको। अपने आप जरूर पढ़ना है तुम्हें। हरियाणा में भारत का स्वाधीनता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन हरियाणा। हमने क्या किया हरियाणा वालों ने? क्रांति के बाद भी तो हमने कुछ किया होगा। हमें पहले, क्रांति से पहले किसके साथ? यूपी के साथ जोड़ रखा था, और फिर क्या कर दिया? हमें पंजाब के साथ जोड़ दिया। पंजाब क्योंकि क्रांति में बहुत खुशी से शामिल न होने वाला राज्य था। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष का पहला दौर, इसको पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ, जो हमने कल 57 की क्रांति पढ़ी थी ना, थोड़ा सा उसका पार्ट भी है इसमें, उसको हम लोग समझ लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए। जैसे कल वाली चीज जल्दी समझ में आएगी, है इसी का पार्ट वो भी। उसमें कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो हमने कल पढ़े थे। ठीक है, ये बहुत लंबा चैप्टर है ये वाला, ये हो सकता है कई दिन पकड़े, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट बहुत काम का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए बच्चों को ये टफ लगते हैं। ये एक्चुअली अपने आप पढ़ के समझ में भी कम ही आते हैं। ये रियासतें हो गई, हाँ ये देखो, ये हरियाणा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये कल के टॉपिक का हिस्सा मान लो, है ये अगले टॉपिक में, लेकिन ये कल से जुड़ा हुआ। जिसने कल की क्लास ढंग से ली है उसको ये आसानी से समझ में आएगा। इसमें कुछ नाम मैं बोलूंगी, तुम्हें सारे आते मिलेंगे अगर तुमने पढ़ा होगा तो कल की क्लास को, वरना नहीं आएंगे। क्या कह रहे हैं ये? नाहर सिंह एक आदमी है, पहला कैरेक्टर है स्वतंत्रता सेनानी में नाहर सिंह। पहले मैं बता दूं मैंने कल क्या क्या बताया था जो कि आपको आना चाहिए। नाहर सिंह का किला है,
नाहर सिंह बल्लभगढ़ को संभाल रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, और बल्लभगढ़ का शेर कहलाते हैं ये। इनको फांसी दी थी अंग्रेजों ने 57 की क्रांति में, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियंस के साथ खड़े होकर उनको लीड किया था, तो इसीलिए अंग्रेजों ने इनको फांसी दी। सरेआम दिल्ली में लाल किले पर इनको फांसी दी गई थी। इन्होंने 57 की क्रांति में अंग्रेजों को नाको चने चबवाए थे, अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे जब इन्होंने अपना और कहते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था दिल्ली को सेफ रखने में भी। क्यों? क्योंकि फरीदाबाद से ही आसानी से एंट्री हो सकती थी दिल्ली में, वहां उस जगह इन्होंने बिल्कुल रोक दिया था अंग्रेजों को। तो 57 की क्रांति का एक बड़ा चेहरा थे नाहर सिंह, लेकिन बाद में फांसी दे दी गई। 1829 में बल्लभगढ़ रियासत के प्रशासक नाहर सिंह बने। तो बल्लभगढ़ का शेर तभी तो है क्योंकि बल्लभगढ़ में जन्मे होंगे, यहाँ के प्रशासक थे। इन्हें बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। देखो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है ना, ये बल्लभगढ़, तब ये रियासत थी। रियासतें बाद में जिलों में और फिर जिले राज्यों में डिवाइड हुए ना, तो ऐसे ही इकट्ठे हुए। तो बल्लभगढ़ का शेर हरियाणा के नाहर सिंह कहलाते हैं। ये दिल्ली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हुए। दिल्ली मतलब बहादुर शाह जफर वाली बात। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी शावर्स, याद है कल ये शावर्स, इसने बहुत मतलब एक दम के साथ दिल्ली पे कब्जा किया था। फिर रेवाड़ी ये आया, रेवाड़ी के राव तुलाराम जी को रेवाड़ी छोड़नी पड़ गई थी, इतना दमदार मतलब बड़ी सेना फौज लेके इन्होंने हरियाणा के ऊपर कूच कर दिया था। फिर रेवाड़ी से जब वो लोग चले गए, राव तुलाराम जी चले गए, तो फिर ये गए थे झज्जर की तरफ। फिर इन्होंने झज्जर वालों को जो है उनको इनके सामने घुटने टेकने पड़े। यानी शावर्स बड़ी फौज के दम पे क्रांति को दबाने में सफल रहा था। नहीं तो कोशिश तो कईयों ने की, लेकिन वो हारे थे, ये जीता था शावर्स। ठीक है, तो इसी ने देखो इनको घुड़साल में बंद किया था, फिर इसने इनको गिरफ्तार करके दिल्ली भेजा, वहां उनको फांसी हुई। तो अंग्रेज अधिकारी शावर्स ने नाहर सिंह को घुड़साल में कैद कर दिया, जहां घोड़ों को रखते हैं ना, वहां बंद करवा दिया। शावर्स बहुत बड़ा नाम है। राजद्रोह का मुकदमा चला। उस टाइम पे अंग्रेज क्या बोले कि ये राजद्रोही है। आज भी कोई कुछ बोल दे राजद्रोही कह देते हैं ना, कि मतलब जो राज के खिलाफ द्रोह करे तो राजद्रोही कहा, जबकि हमारे लिए क्रांतिकारी था ये। राजद्रोह का मुकदमा चलाकर अंग्रेजों ने इन्हें 9 जनवरी 58 को चांदनी चौक पर सरेआम फांसी पर, मैंने शायद लाल किला बोल दिया, चांदनी चौक पर सरेआम फांसी पर लटका दिया। मैंने कल भी बताया था कि सरेआम फांसी देने का सिर्फ एक लॉजिक था कि जब वो फांसी पे लटकेगा तो भीड़ खड़ी होगी, और भीड़ उसको देख के ये मन में सोचेगी कि हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जैसे ऐसे फांसी पे झूलना पड़े। अपने बेटे को कोई भी उस रास्ते पे चलने नहीं देगा, यानी क्रांति की राह से बचा के रखेंगे अपने बच्चों को। और यही अंग्रेज चाहते तो इनको तुरंत गोली ना मार देते, भाई राजद्रोह किया गोली मार दो, लेकिन गोली मारने से कोई डरता नहीं। अगर सरेआम फांसी होगी तो लोग डरेंगे, अपने बेटे को कोई उस रास्ते पे चलने नहीं देगा। इसीलिए सरेआम फांसी मन में दहशत बिठाने के लिए दी गई थी। इस क्रांति के बाद ढेरों लोगों को सरेआम फांसी हुई थी। ठीक है, तो ये चांदनी चौक में। अब्दुल रहमान खान, डबल र था ना, झज्जर में डबल ज था, झज्जर का लीडर था, कल इसी तरीके से याद कराया था। झज्जर के नवाब के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल रहमान खान, बहुत इंपॉर्टेंट, 57 को क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इन्हें अक्टूबर 57 को लाल किले के सामने फांसी पर लटका दिया। चांदनी चौक और लाल किला आमने सामने ही तो हैं। ये लाल किला मान लीजिए, इसके सामने आज 2 रोड चलती हैं, एक जाने वाली एक आने वाली, इसके सामने दोनों रोड्स के आगे का हिस्सा ही चांदनी चौक है। तो कोई अंतर नहीं है, एक ही जगह है ये। लाल किला और चांदनी चौक बिल्कुल आमने सामने है, चांदनी चौक के ही सामने लाल किला है बिल्कुल। ठीक है, तो झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया ना, तो इनको लाल किले के सामने फांसी पर लटका। वही कारण कि लोग डर जाएं। अब देखो बड़े बड़े लोगों को कैसे ये पत्ता साफ कर रहे हैं ताकि वो क्रांति सोच भी ना पाए। नाहर सिंह को इन्होंने फांसी पे चढ़ाया, नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ का शेर था, और अब्दुल रहमान खान जो झज्जर के नवाब थे। यानी इन्होंने ना हिंदू बख्शे ना इन्होंने मुसलमान, इन्होंने सबको एक लाइन पे लगा दिया। ठीक है, इनको तो बस मारने से मतलब था। राव तुलाराम जी, कल हमने पूरी डिटेल से इनके बारे में जाना था। अहीर बंधु है ना ये, और गोपाल देव। राव तुलाराम ने 57 की क्रांति के दौरान रेवाड़ी, बोहड़ा और शाहजहांपुर पर अपना अधिकार जमा लिया था। इन्होंने नसीरपुर में अंग्रेजी सेना से सामना किया। लंबे संघर्ष के बाद इस युद्ध में फिर ये हारे थे। इन्हें पराजित होकर अफगानिस्तान भागना पड़ा, काबुल, और वहीं इनकी 23 सितंबर 1858 को डेथ हो गई। और उस डेथ के कारण हम उस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हीं की डेथ है वो, जिसको आप शहीदी दिवस, हरियाणा में 23 सितंबर को इनकी डेथ के कारण शहीदी दिवस। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गद्दार लोगों ने इनके खिलाफ काम किया था, इसलिए फंसे थे, इनको भागना पड़ा था। नवाब अहमद अली, अहमद अकबर, कल 2 चीजें तुम्हें याद कराई थी। पटौदी में प पहले आता है ना, तो अकबर था, और फर्रुख नगर में अहमद था। अकबर अली, अहमद अली, पटौदी और फर्रुख नगर के नवाब। तो नवाब अहमद
अकबर के बाद, यानी ये कहाँ का होगा, फर्रुखनगर का। सितंबर 1857, ये मई जून जुलाई में तो ये हीरो थे, लेकिन सितंबर आते आते ये कमजोर पड़ गए थे सारे। सितंबर 57 में दिल्ली सम्राट को अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करने में नवाब अहमद अली गुलाम खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो जो केंद्रीय नेतृत्व कर रहा था ना, क्या नाम था, बहादुर शाह जफर, उसको अपनी गद्दी पे बैठाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसने। गद्दी उसकी छीन ली गई थी, इसने दोबारा कोशिश की अपनी सेना के छोटे से एक एरिया का, एक छोटी सी रियासत का, अहमद अली, कहाँ का होगा, फर्रुखनगर। फर्रुखनगर है ही कितना, गुड़गांव के एरिया में तो फर्रुखनगर, उस रियासत का मालिक, इसने मदद की दिल्ली के मुगलों के अंतिम वंशज की कि उसको दोबारा गद्दी मिल जाए। तो कितनी बड़ी बात है, जिसकी खुद बहुत छोटी आइडेंटिटी थी, वो दिल्ली के मुगल की हेल्प कर रहा है। तो पूछ लेंगे हरियाणा में 57 की क्रांति में किसने मुगल सम्राट को दोबारा गद्दी पाने में मदद की, तो यह है नवाब अहमद अली। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, जनवरी 1858 को राजद्रोह, तो इसके खिलाफ भी वही मामला, राजद्रोह का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने उन्हें चांदनी चौक में कोतवाली के सामने सरेआम फांसी पर लटका दिया। अब ये देखो, सारे बड़े लीडर्स को सरेआम फांसी, लीडर्स को देख के जनता अपने आप डरपोक और कमजोर बन जाएगी कि ऐसी फांसी हमें नहीं चाहिए। तो ये देखो, तीनों जितने बड़े नाम पड़े सबकी फांसी। अगला है नूर। नूर किसके चेहरे पे था, रानी के चेहरे पे ना, रानिया रियासत के थे, नूर मोहम्मद खान, नूर समद खान। नूर समद खान रानिया सिरसा रियासत का शासक थे। जून 1857 को ओढ़ा गांव में अंग्रेजी सेना से हुए युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। तो नूर समद खान रानिया। लाला हुकुमचंद, ह से हुकुम, ह से हांसी के होंगे ये, हुकुमचंद जैन, जिनको अंतिम फांसी हुई थी ना मुनीर बेग और इनको, पेशे से सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी मतलब अंग्रेजों के अंडर। हुकुमचंद जैन ने झांसी लिख दिया गलती से, ये हांसी लिखना है इसको, हांसी, झांसी नहीं हांसी, हुकुमचंद हांसी में 57 की क्रांति में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और दिल्ली सम्राट को समर्थन प्रदान किया। इन्हें जनवरी 58 को फांसी पर लटकाया गया। यानी 57 की क्रांति का रिजल्ट 58 के स्टार्टिंग में दिखाया अंग्रेजों ने, और देखो सबको सरेआम फांसी दी गई है, चाहे वो नाहर सिंह थे, चाहे वो राव तुलाराम को मारने की कोशिश तो थी ही ताकि लोग डर जाएं, और अब हमने देखा रानिया वाले को, और उससे पहले झज्जर वाले को, और आप देख रहे हो लाला हुकुमचंद जैन को, इनको अंतिम फांसी हुई थी। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा, ये सब थे 57 की क्रांति वाले। कौन कौन, हुकुमचंद जी, नूर समद खान, नवाब अहमद अली फर्रुखनगर वाले, राव तुलाराम और अब्दुल रहमान खान और नाहर सिंह, ये सब 57 की क्रांति में तुमने कल पढ़े, इसलिए इनको पहले पढ़ा दिया। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, हुकुमचंद जैन ने की। अब आगे पंडित नेकीराम शर्मा। यहाँ तक के बाद अब जो लड़ाई लड़ेंगे वो लोग वो हैं जिन लोगों ने कोई क्रांति नहीं की, लेकिन जिन्होंने कलम से क्रांति करने की कोशिश की, अखबार लिखे, जिन्होंने पत्रिकाएं निकाली, जिन्होंने सरकार के खिलाफ लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए अपने बिहाफ पे पढ़े लिखे लोगों ने उकसाया लोगों को, लोगों के मन में बुद्धि कैसे यूज करनी है ये बात डाली और विचारों को पनपने का मौका दिया। जो क्रांतिकारी थे ना, वो लोग तो थे कि वो बहुत दमदार थे, लेकिन वो जनता को शायद उतना मोटिवेट नहीं कर पाया, और शायद यही कारण रहा कि 57 की क्रांति का जैसा रिजल्ट सोचा था वैसा आ नहीं पाया, क्योंकि सब लोग नहीं लड़े ना, कुछ लड़े, कुछ गद्दार भी तो थे। नाभा, पटियाला, जींद को हम क्यों भूलें गद्दारों को, तो ऐसे ढेर थे। तावड़ू की तरफ भी कुछ लोग थे जो कि सरकार के पक्षधर थे। ये जो लोग हैं जिनका नाम अब पढ़ेंगे, इन्होंने कांग्रेस में हिस्सा लिया, इन्होंने उस टाइम में जितनी ये थी ना बैठकें होती, इन सब में हिस्सा लिया और अंग्रेजों की चीजों को अंदर तक जाना, और फिर उनको अपनी कलम से अखबार, मैगजीन, पत्रिकाएं निकाल के बुद्धिजीवियों को तैयार किया। जैसे किसी भी देश में क्रांति जब लानी होती है तो एक आदमी के मरने से क्रांति नहीं आती, एक बहुत बड़ी फौज तैयार करनी पड़ती है पढ़े लिखे समझदार लोगों की, और ऐसा करने के लिए आपको टाइम चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ो, चाहे अंबेडकर थे, चाहे सर सैयद अहमद खान थे, चाहे कितने बड़े लीडर, सबने कहा पढ़ो, पढ़ के तुम्हें जो है ना एक लंबी फौज तैयार करनी है पढ़े लिखे लोगों की, जो समझदार होंगे, जो चीजों को समझ पाएंगे। बहुत दुख की बात है कि आज भी भारत में अनपढ़ और अंधभक्त हैं। धर्म के नाम पे कोई भी किसी को भी लड़वा सकता है। अभी भी ऐसी फौज हमारे पास नहीं है जो बुद्धिजीवियों की हो, जो सही को सही समझ सकें। ऐसे ना हो कि बस देखा सुना विश्वास कर लिया, लेकिन दुख की बात है कि आज भी वैसे पढ़े लिखे नहीं है। चलिए, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, बनारसी दास, चौधरी देवीलाल, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ आए। पंडित नेकीराम शर्मा जी ये भिवानी के कैलंगा गांव में जन्मे थे। इसमें रोहतक लिखा है क्योंकि पहले रोहतक के हिस्से में पड़ता था वो। कैलंगा गांव में जन्मे थे। और नेकीराम शर्मा जी जो है ना, ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है ना आपने,
तिलक, लाल बाल पाल तिलक जो कि महाराष्ट्र की तरफ थे, उनसे बहुत प्रभावित थे, यानी उनके क्रांतिकारी विचारों का इन पे बहुत असर था। तो तिलक के ये जो जितने भी उनके काम थे उनसे कहीं ना कहीं ये मोटिवेटेड रहा करते थे। तो पंडित नेकीराम शर्मा, इनका जन्म रोहतक के कैलंगा, अब कैलंगा भिवानी में है, तब रोहतक का रियासत का था, तो रोहतक के कैलंगा, लेकिन अब भिवानी भी याद कर लेना, गांव में सितंबर 1857 को हुआ था। यानी जब क्रांति हो रही थी तब एक बच्चे का जन्म हुआ था, पंडित, क्या नाम था उनका, नेकीराम शर्मा। कहाँ, कैलंगा गांव भिवानी में। भिवानी से इन्होंने बाद में बड़े होकर एक अखबार भी निकाला था, संदेश नाम की पत्रिका, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी थी ताकि लोग पढ़ लिख के जागरूक बन पाए। तो क्रांति के दौर में इनका जन्म हुआ था और उस टाइम तो इनको कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में इन्होंने कलम का यूज करके लोगों को बहुत ज्यादा समझदार बनाने के रास्ते में एक काम किया लोगों के लिए। 1916 में तिलक, तिलक तो लाल बाल पाल में मेन थे ना, बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र की तरफ, इन्होंने स्वराज संघ बनाया था, स्वराज संघ 16 में, तो इसके मेंबर बन गए और 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी बन गए। तो तिलक से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे कौन, आपके पंडित नेकीराम शर्मा, जो कैलंगा गांव भिवानी में जन्मे थे और क्रांति वाले सन में इनका जन्म हुआ था 1857 में। तो ये किसके, स्वराज संघ किसने बना रखा था, तिलक ने, उसके मेंबर बने और बाद में ये डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी बने। ठीक है, तो ऐसे कर करके राजनीति में इनका कदम होगा। पंडित नेकीराम शर्मा 1925 से 30 तक लाला लाजपत राय, देखो लाला जी और तिलक ये तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, तीन तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लाल बाल पाल, तीनों क्रांतिकारी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो तीन में से पाल को हटा दो क्योंकि वो बंगाल साइड में एक्टिव थे। ये दो कौन कौन, लाला लाजपत राय जो कि हिसार में कर्म भूमि बना के बैठे थे और एक बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र में कर्म भूमि बना के बैठे थे, वैसे पूरे देश के लीडर थे। तो ये किससे इंप्रेस थे, तिलक से। और अब ये क्या कर रहे हैं, तिलक, क्योंकि तिलक के ही विचार तो लाला जी के विचार थे, क्रांतिकारी विचार थे। 25 से 30 तक लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ रहे, जो कि क्रांतिकारी विचारधारा के नहीं है लेकिन फिर भी एक बड़े लीडर हैं। तो इन पे असर आया होगा ना दोनों के विचारों का। इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। तो संदेश कहाँ से निकाला, पत्र भिवानी से। जन्मे कहाँ थे, कैलंगा गांव, भिवानी में पड़ता है लेकिन तब रोहतक की रियासत का हिस्सा था। ठीक है, ये याद रखनी है आपको सारी बातें। किससे इंस्पिरेशन लेते थे, तिलक से। स्वराज संघ के मेंबर बने और डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी बने। 25 से 30 के बीच में लाला लाजपत राय जी के साथ मिलके और मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर इन्होंने काम किया। यानी ये कांग्रेस से भी प्रभावित थे, ये क्रांतिकारी विचारधारा से भी प्रभावित थे। तिलक और लाला जी को कहीं ना कहीं ये मानते होंगे कि भाई रोल मॉडल हैं, उनकी तरह इन्होंने काम करने की कोशिश की। उनकी एज ग्रुप के ही थे, वो 65 में जन्मे थे, 57 तो एक उम्र के ही मान लो। बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता जो बाद में आपकी राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा बने, और मैंने आपको राजनीति के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था, आपके सीएम, राज्यपाल, कई दिन लगाए थे हमने उस टॉपिक पे, वो इसलिए ताकि आपको याद रहें चीजें। वही बनारसी दास हैं ये। 1930-31 में जब आपके देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, बनारसी दास सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए घर से भाग गए और मेरठ के कैंप में, क्योंकि तब आप किसका हिस्सा थे, पंजाब का, लेकिन आप पे असर यूपी का तब भी था क्योंकि पहले आप यूपी के अंडर रहे थे। तो 1930 में जब गांधी जी ने चलाया ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो पेरेंट्स डरते थे कि कहीं हमारा लड़का जो है गलत रास्ता पकड़ ले क्रांति का और अंग्रेज इसको मार दे। तो इन्होंने अपने घर वालों से ऊपर होके कि नहीं मैं तो क्रांति ये इसमें गांधी जी के इसमें जाऊंगा, और घर से भाग के मेरठ के सत्याग्रही शिविर में चले गए कि मैं तो आंदोलन में हिस्सा लूंगा। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, 40 में चलाया था इनफैक्ट। इसके दौरान ये गिरफ्तार हुए और 2 साल की सजा दी गई। तो ये कौन है, ये आदमी जो अपने घर से भाग गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में, मेरठ में शिविर में कि मैं वहां जाके रहूंगा, ये आदमी है बनारसी दास। बाद में आपकी राजनीति में ये बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे, ठीक है, आपके सीएम बनेंगे ये बनारसी दास जी। बनारसी दास ने रेवाड़ी में नवयुवक सभा की स्थापना भी की। अगले हैं चौधरी देवीलाल जी, बहुत बड़ा नाम, और सिरसा जिले के चौटाला गांव में 1930 में जब देश में सविनय अवज्ञा चल रहा था ना, तब इन्होंने अपने स्कूल में थे तब ये, और इन्होंने अपने स्कूल पढ़ाई लिखाई छोड़ के और स्वयं सेवी बन गए कि देश की आज़ादी पहले, पढ़ाई बाद में देखी जाएगी, पहले आज़ादी जरूरी है। और ऐसी राजनीति में कदम रखा कि वापस फिर कभी गए ही नहीं। आज इनकी पीढ़ियां इन्हीं के नाम का तो बैठ के खा रही हैं, इनकी पीढ़ियों ने वो काम थोड़ी किया जो इन्होंने किया। ये इतनी बड़ी हस्ती हैं कि हरियाणा के 2 बार तो ये सीएम बने और आपके देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन आप सोच लो क्या होती है, ये डिप्टी पीएम थे आपके देश में, जो पोस्ट है ही नहीं उस पर बैठे। ये 1989 से 1991 तक, 2001 में इनकी डेथ हो गई। और इन्होंने हरियाणा के लिए इतना काम किया है कि इनकी पुश्तें बैठ के इनके नाम का कमा के खा रही हैं आज। तो ताऊ देवीलाल जननायक कहलाते हैं ये, ठीक है।
सिरसा जिले के चौटाला गांव में जन्मे चौधरी देवीलाल हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1930 में देवीलाल पढ़ाई छोड़कर स्वयं सेवक बन गए देश की सेवा करने के लिए। देवीलाल 1942 के आंदोलन में यानी भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए और कारावास की सजा हुई। 1942 में जेल गए। ये आजादी की लड़ाई, अंतिम लड़ाई थी ना भारत छोड़ो आंदोलन। 1952 में पंजाब के इलेक्शन में कांग्रेस के मेंबर बनके ये जीत गए, लेकिन फिर कांग्रेस के साथ इनका डिस्प्यूट हुआ, ये अलग हुए और ठीक 10 साल बाद 1962 में ये अपोजिशन के लीडर थे कांग्रेस के विरोध में। ठीक है, तो 42 के आंदोलन में गिरफ्तार हुए, कारावास की सजा हुई। 52 में पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने पंजाब में, और 62 के चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध चुने गए और विपक्षी दल के नेता तो कांग्रेस से अलग हो गए थे। फिर ये हरियाणा के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, 2 बार हरियाणा के सीएम बने और 1977 में जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा के सीएम बने। 1989 से 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। कितनी बड़ी पोस्ट है। इनके टाइम में 2 पीएम बने थे आपके देश में, एक ये अपना वीपी सिंह और एक चंद्रशेखर। जब ये उप प्रधानमंत्री थे तो वो 2 प्रधानमंत्री एक साल के लिए आए थे और इनको किंग मेकर कहा जाता था कि इनकी मर्जी से बनेगा देश का पीएम। कौन कौन आए थे? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। 1989 से 90 और 90 से 91 इतने तक ही ये रहे थे, फिर ये हट गए थे। 6 अप्रैल 2001 को चौधरी देवीलाल जी का निधन हो गया। तो 30 में स्कूल छोड़ दिया, स्वयंसेवी बने। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। 52 में पंजाब के कांग्रेस के मेंबर चुने गए। 62 में विपक्ष के नेता बने, 2 बार सीएम बने। 77 में आपके सीएम वाली जब ये आपातकाल का दौर था तब जनता पार्टी की तरफ से सीएम बने और फिर 2001 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, आपके देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कब बने? 1989 से 1990। और उन 2 सालों में 2 पीएम कौन कौन आए? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। किंग मेकर थे ये। सर छोटू राम, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने इनका नाम ना सुना हो, हरियाणा जी के कोई पढ़ रहा है तो। सर छोटू राम, नाम छोटू राम क्यों था? असली नाम था राम रिचपाल। ठीक है, लेकिन छोटू राम इसलिए क्योंकि घर में सबसे छोटे थे, हाइट भी छोटी थी और नंबर भी सबसे छोटा था भाइयों में, इसलिए नाम रख दिया छोटू राम। कह रहे हैं छोटू, तो छोटू राम बन गए। सर क्यों? क्योंकि अच्छे काम किए सोसाइटी के लिए, उपाधि दी थी सर की। तो सर छोटू राम हरियाणा में किसानों के मसीहा हैं। इन्होंने वो काम किया जो हर किसी के बस का नहीं था। मार्केटिंग बोर्ड अनाज की बिक्री के लिए उस टाइम पर बनवा दिया था 1938 में। मार्केटिंग बोर्ड अंग्रेजों के दौर में अनाज की बिक्री के लिए, ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। ये है वो चेहरा। इनकी पढ़ाई लिखाई का पैसा जिसने लगाया था सेठ छज्जू राम थे। वो बहुत बड़े मानवतावादी कहलाते हैं, उन्होंने पैसा दिया। ये आगरा से पढ़ के आए थे, लॉ पढ़ के आए थे ये आगरा से। ठीक है, बहुत बढ़िया इनका कामकाज था। इनका इंटरेस्ट था किसमें? कांग्रेस में। 1916 में यंग सी एज में कांग्रेस से जुड़ गए। लेकिन गांधी जी ने जब वो विचार दिया ना कि असहयोग करो, नौकरियां छोड़ो, स्कूल कॉलेज छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो, तो इन्होंने कहा ये क्या बात हुई, पढ़ाई छोड़ के क्या होगा और ये क्या लॉजिक है? तो गांधी जी की उस विचार से इनके विचार क्लैश हो गए और इसलिए इन्होंने कांग्रेस त्याग दी 1920 में। 16 में कांग्रेस के मेंबर बने थे और 20 में कांग्रेस त्याग दी। लेकिन कांग्रेस त्याग के इन्होंने कहा ऐसे बैठूंगा नहीं, काम करूंगा। इसीलिए 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई और ऐसी तगड़ी पार्टी बनाई हिंदू मुसलमानों को साथ लेके कि इलेक्शन में यूनियनिस्ट पार्टी जीती। फिर उन्होंने कहा हरियाणा में हिंदू बाहुल्य है, जाट बाहुल्य है, ये खुद जाट परिवार के थे, तो इन्होंने कहा यहाँ पे ना जमींदारा लीग बनाऊंगा। तो यूनियनिस्ट पार्टी जहां मुस्लिम लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए, वहीं जमींदार लीग या जमींदारा लीग पे हिंदुओं का, किसान बंधुओं का ज्यादा अट्रैक्शन हुआ। तो ये सब योगदान किसका है? सर छोटू राम जी का। ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती थे सर छोटू राम। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ। ठीक है, गढ़ी सांपला। तो गढ़ी सांपला इंपॉर्टेंट है। सर छोटू राम जी का जन्मदिन 24 नवंबर 1881। तो सोचो इस टाइम पर नेहरू भी नहीं जन्मे थे। नेहरू कब जन्मे? 1889। नेहरू से बड़े थे। गांधी 1869 के हैं, पहले उनके साथ जुड़े थे, बाद में उनसे हट गए। छोटू राम ने 1916 में रोहतक में उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किया। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते होंगे, तभी उर्दू अखबार निकाल रहे हैं। नाम क्या रखा? जाट गजट। खुद भी जाट थे, गजट होता है अखबार, जाट गजट। कहाँ से? रोहतक से, उर्दू भाषा में। 1923 में जब कांग्रेस छोड़ दी, मुस्लिम नेता फजली हुसैन, फजल हुसैन ही फजली हुसैन है, इसी को फजल ए हुसैन
हुसैन भी लिख देते हैं, तो फजली हुसैन, फजल हुसैन मुसलमानों के लीडर, इनके साथ बनाई यूनियनिस्ट पार्टी। कांग्रेस से अलग हुए थे 20 में, जुड़े थे 16 में। तो मुस्लिम नेता फजल हुसैन के साथ मिलकर हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, को लोकप्रिय बनाने के लिए जमींदार लीग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जमींदार लीग पूछ लें, यूनियनिस्ट पार्टी पूछ लें, दोनों के साथ कौन आएगा? सर छोटू राम। किसकी मदद से यूनियनिस्ट बनी थी? फजली हुसैन नामक संस्था की स्थापना की। कब? 1923 में, जब गांधी जी का एक बहुत बड़ा फेलियर लोगों ने कहा, चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी। तो इन्होंने कहा देखा, गांधी को मैं पहले ही कह रहा था ना ये विचार नहीं चलेगा, और इसलिए मैं अपनी नई पार्टी बना रहा हूँ, यूनियनिस्ट पार्टी, और हरियाणा के लोगों के लिए जमींदार लीग। ठीक है। 37 में सर छोटू राम को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। बहुत बड़े समाज सेवी थे। इन्होंने 1938 में किसानों के लिए, किसानों के मसीहा तभी तो है जब काम किया, अनाज की बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया कि अनाज की बिक्री में दिक्कत ना आए तो मार्केटिंग बोर्ड बना दो किसानों के लिए, वरना अनाज को बेचना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो 1938 में इन्हें रहबर ए आजम, आजम, रहबर ए आजम का मतलब जनता के बहुत बड़े मुखिया, तो ये उर्दू, क्योंकि उर्दू में निकाला था ना अखबार, तो यानी मुसलमानों के भी फेवरेट रहे होंगे। और यूनियनिस्ट पार्टी तो फजली हुसैन की थी ही मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये हिंदू मुसलमानों दोनों के फेवरेट थे, इसलिए इनको मुस्लिम उर्दू भाषा में क्या कहा? रहबर ए आजम। रहबर होता है सबसे बड़ा, और हमने क्या कहा? गरीबों और किसानों का मसीहा। तो किसानों का मसीहा, भाई किसानों की अनाज की बिक्री के लिए अगला मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करवा रहा है, तो किसानों का मसीहा तो है ही है, तो गरीबों और किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। आपको पता होगा आज हरियाणा में जो सबसे ऊंची मूर्ति है, जो सबसे ऊंचा स्टैचू है, वो इन्हीं का है, सर छोटू राम का। कभी आप अगर केएमपी पे जाएंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा, बहुत ऊंची मूर्ति बनाई गई है, और उसको उसी ने डिजाइन किया है जिसने इंडिया वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति, किसकी मूर्ति आप जानते हैं? पटेल की मूर्ति उसी ने बनाई ना, राम वी सुतार, उसी ने हमारी किसानों के मसीहा या रहबर ए आजम, जिसको आप कहते हैं सर छोटू राम, जिनका नाम था राम रिचपाल, इनकी मूर्ति भी डिजाइन की है। और कितनी बड़ी बात है कि इनकी मूर्ति के लिए 5,500 किसानों ने मुफ्त में जो रॉ मटेरियल था ना वो जमा कराया था, लोहा इकट्ठा किया था, अपने घर पे जो भी पड़ा था वो सब दे दिया कि उस आदमी की मूर्ति बननी चाहिए। सरकार को बहुत कम लागत लगानी पड़ी थी, और बहुत सारा तो किसानों ने, अब की बात कर रही हूँ, ये 2 साल पुरानी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने दिया था कि हम चाहते हैं कि उनकी मूर्ति बने। तो कितनी बड़ी बात है, आज तक लोग उनको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, किसानों का मसीहा। जैसे किसानों का मसीहा बनना आसान नहीं होता, आप आज की स्थिति देख लो, आज किसानों के मसीहा के नाम पे आपके देश में कौन दिखता है आपको? एक दौर था जब चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने कहा था कि अखबार जब तक मेरी बुराई करे समझ जाना किसानों के पक्ष में हूं, और जिस दिन ये अखबार वाले मेरी बड़ाई करने लगे तो समझ जाना मैं किसानों से दूर हो गया। नेक्स्ट है सर 1945 में सर छोटू राम की मृत्यु हो गई। इन्होंने भाखड़ा नांगल बांध, जो आपके यहाँ तक पानी आया है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका था। पानी आया इनकी डेथ के सन को उल्टा कर दो 1954 में, लेकिन उसका बेस तैयार करने में भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर जो डैम बना है, जिसके कारण आपके टोहाना से वो जो नहर आपके यहाँ आती है ना, पूरा जाल सिरसा का और हिसार का, फतेहाबाद का, वो इस आदमी के कारण हुआ है। इन्होंने भाखड़ा नांगल से जो डैम से निकल रही थी नहरें, उसका बेस तैयार कर दिया था सर छोटू राम ने। पानी इनकी डेथ के बाद उल्टा कर दो 54 में आया, इनकी डेथ 45, लेकिन नहर 2-4 साल में नहीं बनती, नहर का बैकग्राउंड 20-30-50 साल तक पुराना, तो वो सब इनकी देन है। ठीक है। राय बहादुर लाला मुरलीधर जी, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहलाते हैं, हरियाणा की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा, जन्मे हमारे यहाँ है, पलवल में इनका जन्म हुआ, बहुत काम किया। और कांग्रेस जब बनी थी 1885 में, तो उसकी पहली बैठक में पूरे देश के गिने चुने 72 आदमी गए थे, जिनमें से पंजाब हरियाणा को रिप्रेजेंट करने गए थे राय बहादुर, ये तो उपाधि है ना, लाला मुरलीधर जी। तो सोचो देश के 72 टॉप आदमियों में ये थे हरियाणा पंजाब को रिप्रेजेंट करने वाले। तब हरियाणा नहीं था, तब पंजाब था, पंजाब में हमें शामिल किया था ना। तो ये राय बहादुर, ये तो उपाधि अंग्रेजों की दी हुई, लाला मुरलीधर जी, लाला अमीर लोगों के नाम के आगे लगता था, नाम था मुरलीधर। ये आपके यहाँ पलवल में जन्मे और इन्होंने बहुत काम किया, इसलिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहलाते हैं। 1848 में पलवल में लाला मुरलीधर का जन्म हुआ। इन्हें ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर और केसरे हिंद की उपाधि दी, लेकिन इन्होंने ये दोनों बड़ी उपाधि लौटा दी जब ये हुआ ना जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट 1919 में। तो इन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए अंग्रेजों की दी हुई ये भीख के रूप में उपाधियां, अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो मेरे देश के साथ कर दो, मुझे उपाधियों की कोई लालच नहीं है। ये उपाधियां लौटा दी, ये बहुत बड़ी उपाधि थी। केसरे हिंद तो गांधी को भी तो दी थी, और राय बहादुर, तो दोनों बड़ी उपाधि किसको मिली है? मुरलीधर जी को।
राय बहादुर इनके नाम के आगे, लाला क्योंकि अच्छे परिवार से थे। ये हरियाणा में कांग्रेस के संस्थापक थे। हरियाणा में जो कांग्रेस आई है ना, कांग्रेस देश में 1885 में बनी, बंबई में बैठक, 86 में इन्होंने कांग्रेस अंबाला में बना दी थी, अगले ही साल आके। तो हरियाणा में कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे। इन्होंने 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। तो कितनी बड़ी बात है देश के लिए जेल जाना। इन्होंने रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया था, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून ना, इसके विरोध में 1921 में अपनी सभी उपाधियां लौटा दी। ऐसी कौन सी उपाधि लेके बैठे थे? राय बहादुर बड़ी उपाधि और केसरी हिंद दोनों लौटा दी कि भैया जब तुम रॉलेट एक्ट लगा रहे हो, हमारे क्रांतिकारियों को तुम दिन दहाड़े पकड़ के पीट रहे हो, मार रहे हो, गोली मार रहे हो, तो मुझे ऐसी उपाधियां नहीं चाहिए। राय बहादुर, केसरी हिंद दोनों वापस कर दी 21 में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की पहली बैठक में गए थे और कांग्रेस की पहली शाखा इन्होंने अंबाला में बनाई। जन्मे कहाँ थे? पलवल में। कौन सी उपाधियां? राय बहादुर और ये अपनी केसरी हिंद 21 में लौटा दी। पंडित श्री राम शर्मा, एक ऐसा आदमी जो श्री राम का नाम लेके, ऐसे सोच लो, 5 आंदोलनों में कूद गया। हरियाणा में को बिलोंग करने वाला ये आदमी 5 आंदोलनों में कूद गया। गांधी जी के थे सारे आंदोलन, 20 से लेके 42 जब तक देश आजाद हुआ, सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया इन्होंने। 1 अक्टूबर 1899 को, यानी 1900 से बस 1 साल पहले को, झज्जर में पंडित श्री राम शर्मा का जन्म हुआ। श्री राम शर्मा ने कांग्रेस के सभी 5, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी 5 सत्याग्रहों में, चाहे वो 20 वाला था, 21 का मतलब है 20 वाला असहयोग, और 30 वाला था, 32 वाला था, 40 वाला था, 42, जितने हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, जितने नाम सुने तुमने, उन सब 5 में इन्होंने भाग लिया। ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने सत्याग्रह 5 सत्याग्रहों में कांग्रेस के में हिस्सा लिया? तो कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। ऐसे याद करना, श्री राम का नाम लेके 5 में कूद गए, भाग लिया, और ये लगभग 7 साल तक कारावास में रहे। 5 में हिस्सा लिया और 7 साल जेल काटी। तो 7 साल जेल बड़ा एक टाइम होता है। 1923 में रोहतक से आजादी के समर्थन में हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जितने लोग काम कर रहे हैं ना, अगर आप समझ पाओ तो ये हिंदी और उर्दू दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। कारण हम ये दिल से चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक रहे, लेकिन ये अंग्रेजों की घटिया चाल थी जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के मन में ऐसा जहर घोला कि वो आज तक खत्म नहीं हुआ। मध्यकाल के मुसलमान थे खराब बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे बहुत अच्छे भी थे। अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री तो आपको पता होगा, कुछ लोग कट्टर थे, लेकिन उस टाइम पे हमारे हिंदू और मुसलमानों में इतना बैर नहीं था जितना इन अंग्रेजों ने जानबूझ के घोल दिया। हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाइयां सदा से हुई थी, लेकिन ऐसा मन में जहर नहीं था जैसा कि आज दंगे पढ़े लिखे लोग भी उतर जाते हैं। ये सब अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी। तो उसी के बारे में कह रहे हैं। देखो ये सब उर्दू में भी तो काम कर रहे हैं। नाम देखना, पंडित श्री राम, इनको क्या मतलब उर्दू से, लेकिन देखो उर्दू में काम कर रहे हैं। उर्दू में आजादी के समर्थन में हिंदी और उर्दू, यानी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र निकालते हैं, और हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न, ये इसके लेखक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आदमी है, पंडित श्री राम शर्मा। श्री राम का नाम लेके 5 आंदोलनों में कूदे, 7 साल जेल में रहे। हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न ये इन्होंने लिखे, दोनों इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। और हरियाणा तिलक ये पत्र था, ये हिंदी में भी था और उर्दू में भी। हरियाणा के थे तो हरियाणा ही निकालते, हरियाणा तिलक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस आदमी ने हरियाणा का इतिहास भी लिखा, जिसने 5 आंदोलन में कूदा, जो 7 साल जेल गया। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा तिलक, तिलक दोनों में, हिंदी में भी और उर्दू में। नाम के आगे पंडित है, पर देखो उर्दू में भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छे समझदार लोग थे। राम सिंह जाखड़, राम सिंह जाखड़ कुछ नहीं, झज्जर में छोटा सा काम किया, लेकिन काम किया लोकल लेवल पर। तो राम सिंह जाखड़ का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के लड़ायन गांव में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी समिति के अध्यक्ष थे, राम सिंह जाखड़। सुचेता कृपलानी एक बड़ी हस्ती, और जेबी कृपलानी की पत्नी, जेबी कृपलानी जो संविधान सभा के एक एक्टिव मेंबर थे। सुचेता कृपलानी आपके हरियाणा के अंबाला को बिलोंग करती हैं, और इन्होंने आजादी में सत्याग्रहों में हिस्सा लिया, चाहे वो 42 का भारत छोड़ो आंदोलन था, या उससे पहले की घटनाएं। ये यूपी की पहली महिला सीएम बनी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके राज्य की थी। जून 1908 को अंबाला, ये इंपॉर्टेंट है, जिले में जन्मी सुचेता कृपलानी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। तो औरत होके अंबाला में जन्म लेके, और सोचो कहां, पूरे देश के नाम पे जानी जाती हैं। सुचेता कृपलानी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत अंडरग्राउंड रहते हुए राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। किसकी पत्नी है ये?
जेबी कृपलानी की। ये भारत और यूपी राज्य की पहली महिला सीएम थी। तब हरियाणा यूपी का हिस्सा था ना एक टाइम पर, तो यूपी के साथ हमारा अटैचमेंट पहले से था। तो यूपी में पहली महिला जो सीएम बनी, भारत में भी पहली है और यूपी में भी पहली। कौन है ये? सुचेता कृपलानी। कहाँ जन्मी है? अंबाला में। 1 दिसंबर 74 को नई दिल्ली में इनकी डेथ हो गई। कैप्टन फतेह सिंह, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा ना। सुभाष चंद्र बोस की सेना में एक बड़ी टुकड़ी के लीडर थे कैप्टन फतेह सिंह, आपके हरियाणा से। कैप्टन फतेह सिंह का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़, ये खेदड़ क्यों पढ़ा था हमने? खेदड़ या खेदार, क्या था यहाँ पर? राजीव गांधी मेगा पावर प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट, वही है ये, नामक गांव में 5 अक्टूबर 1912 को हुआ। फतेह सिंह सुभाष चंद्र बोस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, द्वारा 1943 में स्थापित आजाद हिंद फौज के सक्रिय एक्टिव मेंबर थे कैप्टन फतेह सिंह। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अक्टूबर 43 में फतेह सिंह को आजाद हिंद फौज की आर्म्ड कॉर्प्स कंपनी का कैप्टन बनाया गया। तो कैप्टन फतेह सिंह, फतेह होती है जीत, ये किसके साथ काम कर चुके हैं? अपने सुभाष चंद्र बोस के साथ। हरियाणा में आर्य समाज, आर्य समाज के बारे में चलो मोटी मोटी सी बातें बता देती हूँ, फिर ये पढ़ा दूंगी। आर्य समाज आप जानते हैं कब बना था? 1875 में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 75 में आर्य समाज बनाया बंबई में, और वहां से इसकी शाखाएं फैल फैल के आपके हरियाणा में आ गई, क्योंकि आपके यहाँ भी आए थे ये। 1880 में, 75 में इन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। किस भाषा में है? हिंदी में, बाद में संस्कृत में, और बहुत सारी अंग्रेजी में ट्रांसलेट, 20 भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। हिंदी में लिखी थी ओरिजिनल सत्यार्थ प्रकाश 1875 में। उसी साल बंबई में आर्य समाज बनाया। 1880 में ये आपके यहाँ आए, 5 साल बाद। आते ही इन्होंने पहले कहा आर्यों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी गाय, वो गाय के लिए लड़ मरते थे, युद्ध भी गायों के लिए करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले गौशाला बनाई, आते ही रेवाड़ी में, सबसे पहला काम गौशाला। उसके बाद गौशाला बनाने के बाद इन्होंने कहा आर्य समाज की शाखा बनाते हैं यहाँ। तो हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में बनाई गई थी, और गौशाला भी कहाँ थी? रेवाड़ी में। ये वहां जब गए तो जैसे फिर हरियाणा में घूमे, तो हरियाणा में एक ना अजीब सा माहौल था उस टाइम, सब लोग शांत पड़े हुए थे। 57 की क्रांति के बाद अभी कांग्रेस भी नहीं बनी थी, क्योंकि 1885 में जाके कांग्रेस बनी ना, उससे पहले कुछ था ही नहीं। तो आप लगा लो 70-75 का दौर बड़ा अजीब सा था, मतलब कोई एक्टिव नहीं था बहुत ज्यादा। उस दौर में जब ये आए तो हरियाणा के कुछ नए नए चेहरे उभरे और सबने अपने अपने एरिया में काम किया। इस दौर में आपके देश में एक एक्टिव आदमी था जिसका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो 1865 में जन्मे थे, उन्होंने एक्टिव होके रेवाड़ी की इनकी बनाई शाखा आर्य समाज की में सेक्रेटरी के रूप में काम किया, और 6 साल बहुत बढ़िया काम किया। फिर 1886 में उन्होंने हिसार में जाके और दूसरी शाखा बना दी। ऐसे धीरे धीरे करके सारे में आर्य शाखा फैलती चली गई। क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, ये इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो। शुद्धि आंदोलन चलाया कि कोई गलती से अगर हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चला गया, वापस आ जाओ, शुद्धि कर देंगे, वापस हिंदू बन जाओ। तो हरियाणा में आर्य समाज। महर्षि दयानंद हरियाणा में पहली बार अंबाला में आए 1878 को। 1880 में शाखा बनी, पहले गौशाला बनी थी, ठीक है। और रेवाड़ी में फिर दिसंबर में आए। जुलाई वाली बात कम फेमस है, रेवाड़ी की गौशाला और रेवाड़ी की शाखा इंपॉर्टेंट है। चौधरी राम नारायण, ये भिगान, भिगान आपके भगान लिखा है ना, भिगान गांव पड़ता है आपके मुरथल, ये जीटी रोड पर। भिगान बिल्कुल थोड़ा सा आगे निकलते हैं, जैसे ही सोनीपत क्रॉस करने को होते हैं, इसी में पड़ जाता है, इसी टेरिटरी में। यहाँ के थे चौधरी राम नारायण, ये इंप्रेस हुए, इन्होंने फैलाया फिर। और पंडित शंभू दत्त ने स्वामी जी के भाषणों से प्रभावित होकर सोनीपत में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज रेवाड़ी में आए, गौशाला बनाई, फिर सोनीपत, रेवाड़ी में पहली शाखा बनी, फिर सोनीपत में। स्वामी श्रद्धानंद ने 1905 में फरमाना में आर्य समाज की और 1907 में खटकड़ आर्य समाज की स्थापना की। फिर तो धीरे धीरे ढेर लोग जुड़ते चले गए। आर्य समाज के लिए लाला जी ने भी काम किया और दयानंद सरस्वती जी ने भी काम किया। ये 1883 में एक्सपायर हो गए थे, फिर बाद में आगे काम बढ़ाया। राज्य में आर्य समाज के विभिन्न आंदोलनों में भूमिका। भक्त फूल सिंह, जिनके नाम की यूनिवर्सिटी है ना आपके यहाँ, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय BPS, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये उन्हीं को तो मानते थे। किनको? आर्य समाजी थे ये, इन्होंने तभी तो ये गुरुकुल और ये सब चीजें बनाई। तो भक्त फूल सिंह, स्वामी स्वतंत्रानंद, आचार्य भगवान देव, मेन नाम है भक्त फूल सिंह। इन्होंने इसका प्रचार प्रसार करते हुए बहुत सारे आंदोलनों का सूत्रपात किया, ठीक है। चलिए, आज हमने ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जान ली। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये टाइम लेगा, इसलिए पहले मैंने पुरानी पढ़ाई चीजों को ही पढ़ाया है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अब मैं 2-4 चीजें और बता दूं, ताकि फिर जब मैं अगर 2 दिन 3 दिन मेरी क्लास नहीं भी होती है तो इन सब चीजों को किताबों से पढ़ लेना, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष का पहला दौर 1885 से 1914। इस 85 में ऐसा क्या हुआ?
आपके देश में एक बड़ी संस्था का जन्म हुआ जिसको आप कहते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस के जन्म से बहुत सारे लोगों को एक आशा दिखाई दी, एक ऐसी मान लीजिए एक रोशनी दिखी कि अब शायद देश कुछ कर पाएगा, क्योंकि 57 की क्रांति के बाद सब एकदम से शांत पड़े हुए थे। एक होता है ना नेगेटिव टाइप का माहौल कि कुछ नहीं हो सकता, हम शायद गुलाम ही बन के रहेंगे, हमें वो लायकियत ही नहीं है कि देश आज़ाद हो। लेकिन कांग्रेस के आने से लोगों को लगा कि नहीं, हम भी अपनी बात अंग्रेजों के सामने रख सकते हैं। तो ये 85 का दौर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सब जानते हो, कांग्रेस 1885 में बनी। एओ ह्यूम ने इसके लिए बहुत काम किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने, और इसकी पहली बैठक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसमें 72 मेंबर्स प्रेजेंट थे, जिसमें से आपके एरिया से राय बहादुर कौन, लाला मुरलीधर जी गए थे, जो पलवल में जन्मे थे, और जिन्होंने वापस आके 1886 में अंबाला में पहली शाखा बना दी थी। तो वही है ये सारा, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय शामिल हुए प्रतिनिधियों में हरियाणा के अंबाला से लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ने प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा और रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं ये, पंडित दीनदयाल शर्मा और बाल मुकुंद गुप्त, ये गए थे दूसरे सेशन में। पहले में कौन गया था? राय बहादुर लाला मुरलीधर। ये कहाँ से थे? ये जन्मे थे पलवल में, लेकिन फिर काम कर रहे थे अंबाला में। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कौन कहलाते हैं? पंजाब। तब हरियाणा पंजाब ही था, ठीक है। फिर यहाँ दूसरी बार कौन गया? बाल मुकुंद गुप्त और पंडित जी। कौन से पंडित? श्रीराम शर्मा नहीं, श्रीराम तो नारा लगा के पांचों में कूद गए थे, 7 साल जेल गए थे, उर्दू और हिंदी के लिए काम किया, हरियाणा का इतिहास लिखा, हरियाणा के नवरत्न लिखे, हरियाणा के ऊपर अखबार भी लिखा, हरियाणा संदेश। ये पंडित दीनदयाल शर्मा, ये गए थे, 2 आदमी, बाल मुकुंद गुप्त और दीनदयाल, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों बल्कि। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन यानी चौथी बैठक, चौथी में लाला जी गए। लाला लाजपत राय के बारे में जानते हो? लाला लाजपत राय का जन्म 1865 में हुआ था पंजाब में। इनके पिताजी एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, उर्दू और पारसी पढ़ाते, पर्शियन भाषा, और उर्दू पढ़ाने के चक्कर में कभी कहीं स्कूल में ट्रांसफर होता सरकारी, कभी कहीं। तो जब ये महज 5 साल के थे, लाला जी बच्चे थे, 1865 में जन्मे थे पंजाब में, तो इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया हरियाणा के रेवाड़ी में एक सरकारी स्कूल में। तो 5 साल में ये रेवाड़ी आ गए। तब किसी को क्या पता था कि ये बच्चा कल को क्या बड़ा आदमी बनेगा। उसके बाद इनके पिताजी चले गए रोहतक में। फिर ये जब 15 साल के हुए ना, तो इन्होंने कहा पिताजी मैं लॉ पढ़ूंगा। तो लॉ पढ़ने के लिए ये चले गए लाहौर में। लाहौर से लॉ की डिग्री करके लौटे, 4 साल की डिग्री थी, 19 साल के हो गए। तब तक पिताजी रोहतक चले गए थे। तो रोहतक में फिर ये रहे कुछ साल, 2 साल, 84 की बात है जब वापस लौटे थे ये। फिर उसके बाद ये 86 में इनके पिताजी आ गए हिसार, तो ये भी हिसार आ गए। तब तक ये जवान हो गए, वहीं ये लॉ की प्रैक्टिस करने लग गए, 21 साल के हो गए थे। और फिर इन्होंने वहीं अपनी कर्म भूमि बना ली कि मैं यहीं काम करूंगा। तो हिसार इनकी कर्म भूमि है, पंजाब इनकी जन्मभूमि है। और देश के लिए लड़ते हुए, साइमन कमीशन के विरोध करते हुए, डंडे जब इतने मारे गए तो इनकी तबीयत बिगड़ी थी, और उसके बाद लाहौर में इनकी डेथ हुई थी। इनकी डेथ का बदला लिया था आपके देश के बेहतरीन क्रांतिकारी भगत सिंह ने। जो उन्होंने मारा था ना सैंडर्स को, वो इनकी डेथ का ही बदला था, ठीक है। देखें, लाला लाजपत राय हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए। दोबारा पढ़ लेते हैं। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद चौथे अधिवेशन में पंजाब केसरी, पंजाब के शेर थे ना ये, लाला लाजपत राय हिसार कांग्रेस के प्रति। तो हिसार तो इनकी कर्म भूमि बन गया था। कारण मैंने समझा दिया, पिताजी का ट्रांसफर, पहले पलवल में, इसमें रेवाड़ी में थे, फिर रोहतक में, फिर हिसार में। ये पढ़ने के लिए लाहौर भी गए थे, ठीक है। लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था? हिसार, क्योंकि इनके पिताजी हिसार में पोस्टेड हुए। तो जहां बाप जाएगा वहीं तो बेटा जाएगा ना, तो हिसार में ट्रांसफर, तो फिर वहीं काम करने लग गए। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा तो बना दी लाला जी ने, कौन से लाला जी ने? मुरलीधर जी ने, अंबाला में। लेकिन अंबाला में तो कुछ लोग आए ना, एक जनसभा पूरे हरियाणा की, भाई जितने लोग हो सकते हो आ जाओ। ये रोहतक में, क्योंकि आपका मध्य में रोहतक था, अंबाला में सबका पहुंचना पॉसिबल नहीं था, तो रोहतक में पहली बार जनसभा कराई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा, जिसमें जनता आएगी, अक्टूबर 1888 को रोहतक में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता तुर्राबाज खान या तुर्बीज खान द्वारा की गई। आप देखो, तुर्बीज खान नाम से समझो ये मुसलमान आदमी है। तब तक हमारे मनों में कोई बैर नहीं था, ना हिंदू ना मुसलमान, कांग्रेस के लिए सब मिलके काम कर रहे थे। ये तो अंग्रेजों की घटिया चाल थी कि 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग बनवाई, उससे पहले मुसलमान सारे इसी में थे। तो तुर्बीज खान ने, ये पहली जनसभा है हरियाणा में
कांग्रेस की। वैसे हरियाणा की शाखा कहाँ है? अंबाला में, लाला जी ने बनवाई। ये आपकी जनसभा है रोहतक में, जिसको आप कहते हैं बीच में है हरियाणा के। अच्छा, अब जब ये इतना काम कर रहे थे ना, तो फिर अंग्रेजों को थोड़ा भय हुआ, और अंग्रेजों, उस टाइम पंजाब के उपराज्यपाल ने कहा कि भैया ये आदमी ना जनता को भड़का रहा है हमारे खिलाफ, और इसको एक काम करो, मांडले भेज दो। मांडले में एक जेल थी, उस जेल में जो गया और जो वहां 2 साल टिक गया, वो ऐसी बीमारी पकड़ेगा कि वो मरेगा ही मरेगा, उसका मरना निश्चित है। उसको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, इंटेस्टाइन की, लीवर की, लंग्स की। वहां इतनी गंदी कंडीशंस थी, इतनी खराब स्थिति में वो जेल थी कि वहां जिसको भेजा गया ना, वो बस बड़ी बीमारी से ग्रसित हुआ। सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, वहीं तो रख दिए गए थे कि वहां से निकल ही ना पाए। जो वहां जाएगा उसका मरना निश्चित है, वो तड़प तड़प के बीमारियों से ग्रसित होकर यंग एज में मर जाएगा। तो लाला जी को भेज दिया। जन दबाव ऐसा बनाया, पूरी जनता, जनता चाहे तो देखो क्या कर सकती है। जनता के दबाव के चलते मई में गए थे 1907 में, 2 साल के लिए, 1909 में आते, लेकिन मई से नवंबर में जन दबाव के चलते अंग्रेजों ने वापस बुला लिए लाला जी। यही पॉइंट है वो। मई 1907 में पंजाब के उपराज्यपाल डेनिजल इबेटसन, इबेटसन याद रखना, ने लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो थे ना, मार्ले आपका सचिव और मिंटो आपका वायसराय, के निर्देश पर लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया और बर्मा की मांडले जेल भेज दिया लाला जी को। पर भारी जन दबाव के चलते नवंबर 1907 में उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। मई में तो भेजे थे, 5 महीने के अंदर अंदर वापस बुलाने पड़े, जनता का दबाव था इतना ज्यादा। आर्य समाज मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ा दिया, वो 1875 में बंबई में बना। किताब का नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में। ये रेवाड़ी आए थे 1878 में भी, और 1880 में यहाँ पे शाखा ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने आते ही शाखा नहीं बनाई, पहले गौशाला बनाई, वैसे ही घूमे। फिर यहाँ पहली शाखा बनी रेवाड़ी में, जिसके सचिव रहे, सेक्रेटरी रहे लाला लाजपत राय, और फिर 6 साल बाद उन्होंने हिसार में काम किया। देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मथुरा 83 में एक्सपायर हो गए थे ये। मथुरा के स्वामी विरजानंद, ये इनके गुरु हैं, की प्रेरणा से 1857, गलत लिखा है इसको ठीक कर लेना, 75 है ये, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ये एक हिंदू सुधार आंदोलन था। हरियाणा प्रदेश की पिछड़ी और निष्प्राण सी जनता, जनता बिल्कुल ढीली हो गई थी, विशेष रूप से गांव में बसने वाली में पहले पहल चेतना कि उठो जागो, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, पहले पहल चेतना लाने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। तो तभी तो यहाँ आर्य समाज की शाखाएं बनी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, क्या नाम उसका? सत्यार्थ प्रकाश, किस भाषा में? हिंदी में। कौन से सन में? 1875 में भारतवासियों को सबसे पहले स्वराज्य का नारा दिया। तो पूछेंगे किस किताब में पहला स्वराज्य का नारा है? खुद का राज करो ना, हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हो? किसने लिखा ये? जो कहता है वेदों की ओर लौटो, जिसने किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने गुरु किसको माना? विरजानंद को। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा के रेवाड़ी आए, 78 में भी आए थे, तब गौशाला बनाई। यहाँ वे कई दिनों तक ठहरकर ये कहा कि अविद्या को त्यागो, तुम मूर्ख क्यों बने बैठे हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, अज्ञानता को छोड़ दो, तुम देखो तुम इतिहास उठा के कितने लोग समझदार थे और तुम कितने अच्छे कुल के वंशज हो। रूढ़िवादी जो हम सोच रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, इसको छोड़ दो। इसके विरुद्ध प्रबल प्रचार करते रहे और क्या बोले? वेदों की ओर लौटो, पढ़ो अपने वेद, तुम दुनिया पे राज कर चुके हो, तुम वो लोग हो जिनका व्यापार उस टाइम पर हजारों साल पहले इंटरनेशनल ट्रेड था तुम्हारा, और तुम आर्यों के वंशज हो जिन्होंने पता नहीं कितनी बड़े टेरिटरी पर राज किया है। तो उससे पढ़ के लगता है ना, हाँ यार हम तो बहुत लायक थे, तो लोगों में थोड़ी चेतना आई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की एक शाखा भी स्थापित की, ये पहली आर्य समाज की है। अगर पूछे कांग्रेस की तो अंबाला में लाला मुरलीधर ने, और अगर कहें आर्य समाज की तो रेवाड़ी में। इससे पहले गौशाला बनाई थी 78 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्य को मुख्य रूप से 7-8 वर्ष पश्चात लाला लाजपत राय द्वारा, बताया ना मैंने ये सेक्रेटरी थे, जारी रखा गया, क्योंकि ये तो 83 में एक्सपायर हो गए, फिर उनके काम को और बढ़ाया। लाला लाजपत राय वैसे तो पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब में मोगा में जन्मे थे ये, जहां 1856 को उल्टा कर देना 65, ये थोड़ा टाइपिस्ट ना उल्टा कई बार इतना टाइप करना होता है, गलती हो सकती है, ह्यूमन मिस्टेक है। 1865 में जगराव, जगह का नाम है, के स्थान पर उनका जन्म हुआ, पर उनका सार्वजनिक जीवन हरियाणा में शुरू हुआ। जन्मे हैं पंजाब में, जगराव में 1865 में। 70 में पिताजी का ट्रांसफर हो गया, उर्दू के टीचर थे हमारे रेवाड़ी में, तो रेवाड़ी में आ गए। फिर उसके बाद रोहतक में चले गए। जब 15 साल के हुए तो पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? लाहौर में। फिर वापस आए 19 साल के, तो पिताजी रोहतक से फिर हिसार में चले गए, फिर वहीं प्रैक्टिस शुरू की, वही इनकी कर्म भूमि बन गया।
ठीक है। 1884 में लाला लाजपत राय का पहला निवास स्थान रोहतक बना। ये आए बचपन में कहाँ थे? रेवाड़ी, लेकिन जब होश संभाला तो रोहतक और हिसार में। रोहतक बना जहां उनके पिता सरकारी स्कूल में मास्टर बनकर आए, लेकिन पहले मास्टर बनके वो रेवाड़ी आए थे। 1886 में लाला लाजपत राय हिसार चले गए क्योंकि पिताजी का ट्रांसफर हो गया, तो रेवाड़ी, रोहतक, हिसार ये इनके पिताजी के स्कूल थे, वहीं वहीं ये घूमे। लाजपत राय जी हिसार चले गए और यहाँ पहुंचते ही आर्य समाज की स्थापना की 86 में। अब ध्यान से सुनो, 1885 में कांग्रेस बनी थी, मुंबई में पहली बैठक, 86 में अंबाला में कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस की शाखा। ऐसे ही 80 में आपके यहाँ आर्य समाज की शाखा रेवाड़ी में, उसके सेक्रेटरी कौन थे? लाला जी। फिर 6 साल बाद इन्होंने वो शाखा जहां ये काम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, लॉयर थे, हिसार में बना दी। यानी 86 में 2 शाखाएं बनी हैं, एक पहली है और एक हिसार की आर्य समाज की बाद की शाखा है। पहली शाखा किसकी है? अंबाला में कांग्रेस की, और 86 में हिसार में किसकी शाखा बनी है? आर्य समाज की, जिसकी पहली शाखा रेवाड़ी में 1880 में बन गई थी। ठीक है। हिसार में आर्य समाज के प्रमुख थे लाला चंदूलाल। एक्चुअली में ना ये 3 भाई थे, चंदूलाल, हरीलाल और एक था बाल मुकुंद लाल। इनको तायल बंधु कहते हैं, पेपर में हो सकता है कहते हैं तायल बंधु में कौन शामिल नहीं है, तो 3 भाई हैं ये। हिसार में ये अमीर आदमी थे, देखो ना नाम के आगे लाला है, तो लाला चंदूलाल, लाला हरीलाल और एक ये अपना बाल मुकुंद, गुप्त नहीं वो यही थे तायल। तो तायल 3 आदमी हैं, खूब पैसे वाले हैं, इन्होंने पैसा दिया कि खोलो शाखाएं, आर्य समाज की हम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये 3। हिसार और रोहतक के ग्रामीण क्षेत्रों में रामजी लाल, ये एक कोई डॉक्टर थे, इन्होंने बहुत लोगों को जगाया। रामजी लाल नामक सांघी गांव रोहतक के एक डॉक्टर ने हरियाणा के लोगों में राजनीतिक चेतना लाने में विशेष योगदान दिया। तो ये 3 भाई जिनका नाम मैंने बताया तायल बंधु, एक कौन थे? लाला चंदूलाल, एक हरीलाल और एक बाल मुकुंद। ठीक है, ये 3 भाई, गुप्त नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त अलग आदमी है जो कांग्रेस के दूसरे सेशन में गया था। तो ये ध्यान रखना, इतना हमने पढ़ लिया। सनातन धर्म सभा अभी नहीं पढ़ाती आज, फिर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आप लोगों से कवर नहीं होगा। इनको सनातन को, सिख को, मार्लियामेंटो को, इनको बाद में पढ़ाऊंगी, होम रूल लीग वगैरह। ठीक है, तो आज हमने कई सारी चीजें जान ली। भारत का स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम, आधुनिक इतिहास 57 की क्रांति से ही जुड़ा था और उसके बाद की घटनाएं, क्योंकि 57 के बाद आपके यहाँ फिर 1875, 80, 86, तो हम जो पढ़ रहे हैं ना वो हम हरियाणा के आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं। और जो पुराना इतिहास है वो तब समझ में आएगा जब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि पुराने में चीजें रटनी ज्यादा है, इसमें समझनी ज्यादा है। ठीक है, चलिए नहीं बहुत है, फिर इनका मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, फिर इनसे इतना कवर नहीं हो पाएगा। सो वो मुझे कह रहे हैं अभी क्लास का टाइम अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, पर एक लिमिट होती है ना भाई, दिमाग कितना सीखेगा, तो इतने को पूरा कर लेना। अब आप लोग ना जैसे मैं अब लगभग 1.5 घंटा पढ़ा रही हूँ कई दिन से, तो ये देखना कि कंटेंट बहुत सारा कवर होना चाहिए तुम्हारा अपने बिहाफ पर। ऐसा ना हो कि मैं 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ तुम आधा घंटा पढ़ते हो। जब टीचर 1.5 घंटा पढ़ाए तो स्टूडेंट को कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने सिर्फ चीज़ों को प्रेजेंट कर रही हूँ। तुम सीखोगे तो अपनी मेहनत से, तो कम से कम लगा लो तुम्हें 2 से 3 घंटे बैठना पड़ेगा 1-1.5 घंटे की क्लास को ढंग से समझने के लिए और एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए। ठीक है, तो अब मैंने आपके बहुत सारे टॉपिक करा दिए। जिनके पास किताब है वो उठा के उन टॉपिक्स की हेडिंग देख के टिक मार्क करके देखो कि कितना सारा पोर्शन तुम्हारा इंपॉर्टेंट निपट गया। अब धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ा के, अब जैसे मैं मंडे को क्लास ले पाऊंगी, अब मैं यहाँ पे हूँ नहीं क्योंकि, तो इसलिए क्लास नहीं होगी। अब 2-3 दिन, बहुत सारे लोग फोन मत करना कि मैम की क्लास है कि नहीं है, ये पहले ही मैं बता के जा रही हूँ कि कल मैं यहाँ नहीं हूँ, कल मेरी सेंटर में भी कोई क्लास नहीं है अब 2-3 दिन तक। तो अब जब मैं क्लास लूंगी फिर ऐसे ही डबल क्लास लेके तुम्हारी दिन में 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3.5 की, जितनी बन पाएंगी, और मैं इस सिलेबस को बहुत जल्दी अब कोशिश करके पूरा करा दूंगी। ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे थे कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, लेकिन सिलेबस पूरा करने में तुम्हारा नुकसान ये होता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस में फिर तुम लोग चकराओगे ज्यादा। अब इतना जितना मैंने कराया ना पिछले 3 दिन में, मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तुम्हारी कई कई घंटे की क्लासेस ले लेके इतना करा दिया कि अगले 4 दिन में तुम अगर इसको पूरा कर लेते हो तो इसका मतलब तुम्हारी तैयारी की स्पीड अच्छी है, और अगर इतना नहीं कर पाते तो फिर पीछे रह जाओगे। इतना कम से कम तैयार करना है तुम्हें। ठीक है, चलिए भाई, पॉलिटिकल जो है वो मैंने पढ़ा दी है, अगर आपको पता हो तो। एडवांस के जो बच्चे पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल पूरी हो गई, दिसंबर में पॉलिटिकल हुई है। अब मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। अगर ऐप वाले स्टूडेंट क्लास भी लेते हैं एडवांस की, तो अब हिस्ट्री चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री लगभग कंप्लीशन पर आ गई है और उसमें मेरे ख्याल 3-4 चैप्टर बचे हैं बस।
वो पूरे हो जाएंगे। जिन लोगों ने ऐप पे क्लासेस ले रखी हैं उनके पास हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पूरी करवा रखी है मैंने 100+ क्लासेस में। वो हिस्ट्री को वहां से कवर कर लो। किताब वाली चीजें अब यहाँ पे किताब पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हरियाणा जी के तो सिर्फ हरियाणा का बच्चा पढ़ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो यूपी, बिहार, पता नहीं कहाँ, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ कहाँ तक ऐप पे बच्चे जुड़े हुए हैं। उन सबके पास सेम किताब नहीं हो सकती ना, इसलिए यहाँ किताब से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए किताब से मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। किताब से मैं सिर्फ क्लास में पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि वो सामने होते हैं स्टूडेंट। अब मैं यहाँ से पढ़ाऊंगी तो आधे बच्चों का तो डाटा ही वेस्ट होगा, क्योंकि वो किताब उनके पास है ही नहीं। ये आपके पास किताब नहीं है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी है उससे पढ़ लो। ये कोई ऐसे अनोखी बात नहीं है कि जो आपको मिलेगी नहीं, हर किताब में ये बातें सेम लिखी हैं। ठीक है, चलिए। नहीं, आज मैथ्स की क्लास तो नहीं है ना अभी, सर शायद है नहीं ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी कोई क्लास नहीं है, अगर क्लास होगी तो आपको बताएं, क्योंकि अभी सर यहाँ पे है ही नहीं। चलिए, ओल्ड बैच में पोल साइंस नहीं हुआ ऐप पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉलिटिकल साइंस की देखो वीडियोस पड़ी होंगी सारी, ऐसा इम्पॉसिबल है। 50 वीडियो है पॉलिटिकल साइंस की। थोड़ा सा ऐप को ना सर्च किया करो, पूरा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस पूरा है, और बहुत सारी स्टैटिक जीके भी करा रखी है। और जो हरियाणा जीके है इसकी मेरे ख्याल 40 के आसपास वीडियोस हो गई होंगी, जिनमें कुछ वीडियोस लंबी भी हैं। ऐसा नहीं कि घंटे ही पढ़ाते हैं, कई वीडियो मैंने बीच में, और अब मैं लगातार में लंबी वीडियोस बनवा रही हूँ, ताकि सिलेबस काफी हद तक आपका पूरा हो जाए। पेपर आपका अगर मार्च में होता है तो ऐसा होगा कि हम पूरा सिलेबस करके मेन मेन चीजों को मैं अगर टाइम मिला तो की कंडीशन के साथ रिवाइज भी करा दूंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।